अस्सलामुअलैकुम। राइजिंग पाकिस्तान रमज़ान स्पेशल में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं वेलकम। आज इस ट्रांसमिशन का आगाज़ हम एक सवाल से करेंगे और सवाल ये है कि हम सब के घरों में स्टोर रूम्स होते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा एरिया लाजमी होता है जहाँ पे हम अपनी तरफ से ऐसी चीज़ों को रख चलो रहे ये रख लेते हैं, फेंकते नहीं है, कभी ना कभी काम आ जाएगा। आज तक नहीं मुझे पता कि वो काम आया है, मतलब वो अक्सर तो स्टोर की तरफ कोई जाता ही नहीं है और वाकई वो चीज़ें काम नहीं आती। लेकिन क्या होता है जी, एक गोदाम इकट्ठा हो जाता है। सही बात है। अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने स्टोर में जाते हैं तो देखते हैं कि 1 साल पुरानी चीज़, 5 साल पुरानी चीज़, 10 साल पुरानी चीज़, 20 साल पुरानी चीज़ और कभी कभी 30, 40, 50 साल पुरानी चीज़ भी नज़र आती है। अच्छा, समटाइम्स ये ज़रूर होता है कि आप स्टोर जाते हैं, आप कोई बक्सा खोलते हैं, वहाँ से आपको कोई पुरानी अपनी बचपन की तस्वीरें निकल आती हैं, कोई और सामान निकलता है तो आप उसको देख के थोड़ी देर के लिए उस लम्हे में चले ज़रूर जाते हैं। बट एक रूल होता है, हर बंदे ने अपना रूल डिफरेंट तय किया होता है, बट हमें ये घर में बताया गया कि अगर आपने कोई चीज़ स्टोर में रख दी है, वो 6-8 महीने आपने इस्तेमाल नहीं की तो इट्स क्लैरिटी के साथ बताते हैं आप जिंदगी में कभी उसे यूज़ नहीं करेंगे। हाँ, वो आपके यूज़ की नहीं है। तो जो चीज़ आपको लगे कि अच्छा वो चीज़ आपके इस्तेमाल की नहीं है और आपको मुस्तक़बिल करीब करीब में उसकी कोई ज़रूरत पेश नहीं आती, तो प्लीज़ उसको बांट दें अगर वो इस काबिल है। और अगर वो उस काबिल ही नहीं है और आपको लगता है कि बस उस चीज़ को यूटिलाइज़ करना है किसी तरीके से और बस रख पड़ी रहे क्योंकि फेंकने का दिल नहीं कर रहा, तो प्लीज़ उसको फेंक दें, क्योंकि ख़राब चीज़ मत रखें। और अगर आपको लगता है तब तक वो इस काबिल है तो प्लीज़ किसी को दे, आपके इस्तेमाल की नहीं है, किसी और की ज़रूरत के काम आ जाएगी। आपके लिए वो चीज़ शायद बाद में कभी ऑप्शन बी ऑप्शन सी के तौर पे आपने रखी होती है, तो हो सकता है वो किसी की ज़रूरत हो उस वक्त की। वेरी ट्रू। तो अपने अपने स्टोर पे आज ज़रा कोशिश करें, विजिट करें और स्टोर को क्लियर किया करें। वो चीज़ वहाँ ज़रूर रखें जो कि आपको लगता है कि अच्छा नेक्स्ट सीजन में आपको ये इस्तेमाल में आ जाएगी। अदरवाइज इफ़ यू थिंक कि सिर्फ आप उसे रख रहे हैं कि शायद कभी काम आएगी, तो जब आपको एक्चुअल में उस चीज़ की ज़रूरत महसूस होगी तो आप मार्केट जाएंगे और चीज़ नई ले आएंगे, क्योंकि आपको याद भी नहीं होगा कि आपने वो स्टोर में रखी हुई थी। हाँ, हमारे वालिदैन को ज़रूर याद होता है कौन सी चीज़ कब कहाँ रखी थी, हमारा हाफजा इतना शायद नहीं रहा, हमें भूल जाता है। एक तो ये कि स्टोर को ना प्लीज़ कचरा रूम ना बनाए। सीरियसली स्टोर को हमने ऐसे रखा हुआ था कि बस फेंक दो चीज़ें, ऑर्गेनाइज करके रखना भी बड़ा ज़रूरी है। आप ढूंढने की बात करें ना, हमें पर अगर हर चीज़ ऑर्गेनाइज करके रखी गई हो तो जाहिर सी बात है उसको आपको पता होगा कि क्या चीज़ किधर है और आप फ़ौरन उसको यूज़ कर सकते हैं। अक्सर स्टोर से स्मेल आना शुरू हो जाती हैं, चीज़ें फेंक देते हैं इसी तरीके से, ना वो सफाई के साथ रखी जाती है ना उसकी सफाई होती है। कभी एक पेटी होती है हर स्टोर में, हम सबको पता है, जो पाकिस्तान की नेशनल पेटी है। हाँ, वो अब थोड़ा नया स्टाइल भी उसमें आया है, थोड़ा चेंज हुआ है लेकिन स्टाइल, जो पता उसका जो चीज़ें हाँ, उसमें आती है मेरा ख्याल है वो किसी चीज़ में नहीं आती। ज्यादा उसमें देखते हैं ना वो रजाइयाँ और बिस्तरे हाँ। और तकिए, जब मेहमान ज्यादा आ जाए उसमें से निकाल रहे होते हैं। लेकिन उन बिस्तरों को धूप भी लगवानी चाहिए। हाँ, कुछ ना हो तो आजकल इंसानों को भी लगवानी चाहिए, वो तो खैर हमेशा ही लगवानी चाहिए, लेकिन चलें, लेकिन बिस्तरों को ही लगवा दें तो खैर है। नहीं, इंसानों को भी साथ लगवा दें जो घरों से कम बाहर निकलते हैं उनको। इन्होंने लाइटर नोट ने बात की थी, लेकिन हाँ, स्टोर का विजिट आप ज़रूर करें और देखेंगे स्टोर में आपने क्या कुछ रखा हुआ है। अगर आपने वाकई, जैसा सबीन ने कहा ना, बहुत ऑर्गेनाइज रखा, फिर तो वो चीज़ें वाकई आप इस्तेमाल करते हैं। इफ इट्स नॉट ऑर्गेनाइज तो वाकई उनका इस्तेमाल नहीं हो रहा होता। एनीवेज जी, बढ़ते हैं आगे, वक्त का इस्तेमाल करते हैं बड़े बेहतरीन अंदाज से। ब्रेक की तरफ जाएंगे, जब वापस आएंगे मेहमान होंगे साथ और उनसे करेंगे उनकी एक्सपर्टीज से मुतालिक बात। दिस इज राइजिंग पाकिस्तान रमजान स्पेशल। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान रमजान स्पेशल में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। आप मुझे ऐसे घूरे जैसे आपको मेरी एनर्जी से डर लग गया है। मैंने कही जैसे भागने लगा हूं जाके अभी। हाँ, इतनी आवाज आ रही तो यार मैं खाता पीता हूँ ना, अफ्तारी के बाद भी मैं इंटरवल्स में खाता हूँ ना। आपकी तरह नहीं कि पूरी अफ्तारी अपने हैवी की पर बैठ गई है। मैंने अफ्तारी हैवी की? नहीं, अच्छा नहीं, लोग भी नहीं मानेंगे। नहीं, मैं खाती पीती रहती हूँ। स्लो ईटर ना, आई एम स्लो ईटर। मैं आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा पोर्शंस में I eat everything. हाँ, बट सबीन, अच्छा वैसे ये हुआ कभी आपके साथ किसी ने आपसे ये शिकायत की कि उसे लगता है, ये महसूस होता है कि रमज़ान की रूटीन में जब वो अपने न्यूट्रिएंट्स पूरे समहाउ नहीं कर पा रहा, कि उसकी रूटीन ठीक नहीं है, सो उसका इम्पैक्ट उसकी इम्यूनिटी पे हुआ? ऑब्वियसली लोग कहते नहीं, अक्सर कहते हैं वीकनेस होगी है। अच्छा अभी तो 4 ही रोजे रखे हैं, वीकनेस होगी है। 10 रोजे, अच्छा पहले 10 रोजे बड़े ठीक से गुजर जाते हैं, 10 के बाद जो है वो सब कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं, बच्चे भी,
बड़े भी कि अच्छा अब तो इम्यूनिटी वीक हो गई है, या हम देख रहे होते हैं बीमार हो जाते हैं काफ़ी हाँ, लोग। ये भी देखते हैं। कभी कोई फ्लू हो रहा है किसी को, जो यूजुअली अक्सर लोग कहते हैं ना हमें बुखार बड़ा कम कम होता है, लेकिन हाँ रमज़ान के दौरान बुखार हो गया, बिकॉज ऑब्वियसली इम्यूनिटी वीक होती है, तो कोई भी वायरल इन्फेक्शन या कुछ होता है तो वो आपको ज़्यादा तंग करता है। ज़्यादा तंग कर रहा होता है। लेकिन आज ज़रा बात करेंगे कि किस तरह से इम्यूनिटी को बेहतर किया जा सकता है, किस तरह से सब कुछ 10 रोज़ों में नहीं कर लेना कि एनर्जी आप लोगों की मेंटेन रहे, बल्कि पूरा रमज़ान थ्रू आउट वो एनर्जी मेंटेन रखना वो कितना इम्पोर्टेंट है। जादुई फार्मूला क्या है, उसके जादूगर हमारे साथ मौजूद हैं, मजाक नहीं कर रहा, बाकी हैं। ज़ैनब गांधी न्यूट्रिशनिस्ट साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। देखिए, अब जादू करती है ना, ऐसे ऐसे अब चीज़ें बताती है माशाल्लाह, और लोग जब यूज़ करते हैं बड़े अच्छे रिजल्ट्स भी माशाल्लाह उनके होते हैं। अच्छा कवर था। कवर तो नहीं किया, मैं सही बता रहा हूँ। नहीं लेकिन आई एम ग्लैड ही इज राइट। हाँ, बाकी there लोग you मुझे go. मैसेज भी करके बता रहे होते हैं कि अच्छा हाँ। हमने ये किया था तो हमें उसका ये इम्पैक्ट मिला। अब ज़रा हमें बताएं इम्यूनिटी बेहतर करने का क्या जादू है रमज़ान में? रमज़ान में तो सबसे पहला जादू ये होता है जो हम कभी नहीं करते कि रमज़ान से 5-7 दिन पहले रमज़ान की तैयारी शुरू लो भाई, कर ये दी। तो ना हुआ हमसे। नहीं हम करते हैं ना, बेसन खरीद रहे होते हैं। हाँ ग्रोसरी प्रॉपर स्टोर्स पे आप जाके देखें, तब तो बस। ओ माय गॉड ऐसे लग रहा होता है जैसे आज सब खरीद लेंगे और सही बात सब है। बिक जाएगा, खत्म सब आज ही सही हो बात जाएगा। वो बूंदियां लेने के लिए पूरी पूरी लाइन, इतना सा पैकेट होता है बूंदियों का, पूरी लाइन लगी होती है वहां पे। अच्छा अब आप उनकी ही सिर्फ मेकिंग देखो, बेसन है और उसको डीप ऑयल में फ्राई किया गया और उसके बाद उसको स्टोर किया Yes. गया। ना कोई फाइबर, ना कोई न्यूट्रिएंट, ना कुछ और, हर घर में डेली बनती है, डेली कोई उसमें वो नहीं सही बात है। हम बात करें इम्यूनिटी की, लेकिन चीजें हमने क्या खानी है जिसमें ना फाइबर आए, ना प्रोटीन आए। आप सिंपल मुझे सिर्फ एक बात बताएं, किसी भी इफ्तारी पे, इफ्तारी प्लेटर्स भी होते हैं, बार बुफेज भी होते हैं, घर पे भी, कभी प्रोटीन का कोई कंटेंट देखा है आपने? हालांकि कम। प्रोटीन इज बहुत कम। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट है। और प्रोटीन का हमने कुछ नहीं खाना होता, हमने शुरू करना है और बस खाते चले जाना है। लेकिन प्रोटीन जो सबसे जरूरी था, जिसने बॉडी की बिल्डिंग ब्लॉक्स बनानी थी, आपको एक ताकत देनी थी, वो आपने वो चीज़ missing miss है। कर दी, Missing है। वो आपने खाई ही नहीं। और हम ये कंप्लेन कर रहे हैं कि हमारी बॉडी जो है वो 5-6 रोजे रखने के बाद, 10 रोजे रखने के बाद बड़ी डाउन हो जाती है, बाकी रोजे तो बस अल्लाह तवक्कल ही चलते हैं। हम ये वर्ड सुन रहे होते हैं, ऐसे ही है। वो अल्लाह तवक्कल इसलिए चलते हैं क्योंकि अल्लाह ताला ने तो आपको हिम्मत ताकत दी थी, आपने वो हिम्मत ताकत जाया कर दी। सही बात है। आपने खानों में और अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज जिसको शायद वो ज़रूरी भी नहीं थी। आपके रमज़ान में बेसिक इन्वेस्टमेंट जो आपकी मुझे लगता है होती है, वो स्पिरिचुअल भी होती है, आपकी मेंटल भी होती है। आपने अपनी रूह को भी साफ करना है, अपनी बॉडी को भी क्लेंस करना है। ऐसे ही। अब रूह को तो शायद कुछ हद तक लोग क्लेंस कर ही लेते होंगे, हम उससे छोड़ देते हैं, वो हमारा ताल्लुक को नहीं क्लेंस है, कैसे हाँ। करना है। वो हमारा ताल्लुक नहीं है, वो वो जाने हर बंदे का अल्लाह अपना जाने। ताल्लुक है, अल्लाह Exactly. सबके लिए आसानी करे जी। हमारा ताल्लुक है बॉडी के क्लेंस करने से। और बॉडी के क्लेंजिंग में जब हम बात करते हैं, मैं बात ये करना चाहती हूँ आज स्पेसिफिकली, लोग हर वक्त कंप्लेन करते हैं मेरी स्किन खराब है, Yes. मेरे बाल खराब है, मेरे नेल्स खराब है, Yes. मैं कौन से सप्लीमेंट्स खाऊं। बिल्कुल। कोई ये नहीं आके कहता कि भाई मुझे डाइट में क्या कोई शामिल क्या डाइट करूं? बता दो। हाँ। अब लिटरली 99% जब हम स्टैटिक क्लिनिक्स पे जाते हैं ना, वो हमें जाके कहते हैं कि जी बाल खराब है, ये खराब है, जिंक ऐड कर लो। Yes. पहले एक ट्रेंड था कि बायोटिन ऐड कराई जाती थी, लेकिन अब लोगों को बहुत अवेयरनेस आ गई है कि बायोटिन अगर आपकी बॉडी में कम नहीं है तो बायोटिन आप जितनी मर्जी खा लो उसका इफेक्ट नहीं आएगा। अब जिंक जो है वो लोग दे रहे हैं। जिंक का नेचुरल बेस्ट सोर्स आपके पास इंजीर है। ओके। कितने लोग इंजीर खाते हैं? बहुत कम। कोई भी नहीं खा रहा होता। आपने स्किन अच्छी करनी है तो जो आपके पंपकिन सीड्स हैं, जिसको हम सब्ज वो बीज जो होते हैं, वो आपने खाने हैं, उससे आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी। Okay. और लोगों को जब हम कहते हैं सीड्स खाओ, सीड साइक्लिंग करो, वो क्या है, मैं तो नहीं करूंगी, मुझसे तो नहीं हो सकता, मैं तो नहीं कर सकता, ये मुझे इतनी गोलियां खा लें कि कैप्सूल भी खा लेंगे, Yes. सुबह 2 अलग, दिन में कोई रंग बिरंगे, दिन में जी, जी, सोने से पहले रंग बिरंगे अलग, और वो उसका मसला नहीं है। साइड टेबल्स भरे हुए हैं, ये मेरे बालों की है, ये मेरी स्किन की है, ये नेल्स की है, ये मैंने सुबह की, दोपहर गोरे की, होने शाम की है। हालांकि आपको सिर्फ ये समझने की जरूरत है कि अगर आप अपना ब्रेन हेल्दी कर लो, खुद को हेल्दी कर लो, बिल्ड कर लो, स्ट्रॉन्ग कर लो, तो आपको इन किसी गोलियों की जरूरत ड्रेसिंग रूम से ज्यादा किचन पे फोकस करें। एग्जैक्टली आपके किचन में हर चीज वो अवेलेबल है जो आपकी सेहत के लिए जरूरी अच्छा है। ज़ैनब, क्या ये भी एक वजह है कि कुछ लोग कहते हैं हम अगर ये फ्रूट्स की चीज़ें ऐड कर भी लें तो हमें उस तरह का फ़र्क नहीं आ रहा होता जितना किसी मतलब कुछ टैबलेट फॉर्म में अगर आप लेते हैं तो उतना फ़र्क आ रहा होता है। शायद इस वजह से क्योंकि हमने दवाइयाँ खा खा के अपनी बॉडी को आदी कर दिया है कि टेंडेंसी वो बढ़ा ली है।
हाँ, कि वो बस दवाइयों को ही अब एक्सेप्ट कर रहा है, ना कि ये कि कोई नेचुरल चीज़ आप ले रहे हैं, बॉडी को एक्सेप्ट करते हुए भी टाइम लग रहा है और वो हमारे अंदर सब्र नहीं है, और एक हफ्ते में अगर असर नहीं हो रहा तो हम दोबारा से उसको छोड़ के दवाइयों पे वापस। स्विच कर जाते अब हैं। मजे की आपको बात बताती हूँ, पाकिस्तान में एक कंपनी ने लिटरली $1 ट्रिलियन का बिजनेस किया है विद इन 6 months। ओके, और वो गोली क्या थी? आपकी दर्दें ठीक करेगी। उस गोली के अंदर पता है क्या था? हल्दी, ओके, दालचीनी, काली मिर्च, अच्छा, दैट्स इट। दर्दें ठीक कर रही थी ना? दर्दें ठीक कर रही बस ठीक थी, है। लेकिन हल्दी, काली मिर्च, और वो आप इतनी महंगी आपके किचन खरीद में भी के आप लिटरली इतबार नहीं था ना? 30 गोलियां मेरा ख्याल है वो आ रही थी, कोई तकरीबन 7-8 हजार की। ओह अच्छा, तो 7-8 हजार की आपने हल्दी खरीदी हो ना, मुझे लगता है कुछ 7-8 माह चल जाएगी आराम वो, से। ज्यादा अच्छा, उस चल दिन एक जाएगी बल्कि। न्यूट्रिशनिस्ट हमारे पास आई थी और वो बता रही थी कि जब ऑर्थोपेडिक आपकी कोई भी सर्जरी होती है Yes. या इंजरी होती है तो वो जब रेफर करते हैं डाइट के लिए न्यूट्रिशनिस्ट के पास डॉक्टर, तो वो कहती है वो हल्दी की जो टैबलेट्स होती हैं वो दे रहे होते हैं हाँ लोगों जी, को, ऐसे और ही है। लोग क्योंकि वैसे नहीं खाते जी, हमें जायका ऐसे लगता है, वैसे तो वो कैप्सूल होते हैं और कहती हैं वो दे रहे होते हैं, हम कोई इस तरह की बाकी चीज़ नहीं देते ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, ये 100% एक फैक्ट है। लेकिन उसमें लोगों को सिर्फ ये समझना चाहिए कि आप प्लास्टिक फ्री में खा रहे हो। अगर आप डेली बेसिस पे, मैं नहीं कहती आप दूध में डाल के पियो, मैं नहीं कहती ऐसे पियो, सिंपल एक तरीका है, एक सिप पानी का लो, उसमें थोड़ी सी हल्दी डालो, थोड़ी सी काली मिर्च डालो, इतनी, या स्पून पे इवन ले लो, उसको पी के ऊपर से 1 गिलास पानी का पी लो। ओके, आपकी हल्दी जो है वो आपको इनर ग्लो भी दे रही है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर रही है, ये जो नज़ला, जुकाम, खांसी, बुखार है ना, इस सबको ठीक कर देती है। और आपके जोड़ों में, आपके घुटनों में, आपके छोटे छोटे जॉइंट्स में जो आर्थराइटिस, इतना पेनफुल प्रोसेस है, उसमें होता क्या है, लोगों को ये जो जॉइंट्स है हाँ, ना, पेन इनमें होती दर्द है। है, इस जॉइंट में दर्द है, पाँव के जो साइड पे Yes. थंब के आ रहा होता है उसमें दर्द हो रही होती है, आपके जो इसमें टोज में दर्द आ रही होती है, समझ नहीं आता कि कैसे ट्रीट करें। सिर्फ हल्दी और काली मिर्च, क्योंकि काली मिर्च ने कर्क्यूमिन को एब्जॉर्ब कराना है बॉडी में, वो बहुत ज़रूरी है। जिनको नींद नहीं आती, अगर वो डेली बेसिस पे दूध के अंदर ग्रीन इलायची, हल्दी, काली मिर्च डाल के उसको पिए, इतनी अच्छी नींद आती है कि उसका कोई कमाल नहीं नो है। डाउट। अच्छा, जब जब आजकल हल्दी वाला जो- दूध पिए नींद बड़ी हाँ। अच्छी आती है। अच्छा, आजकल जो ट्रेंड चला हुआ है कि अश्वगंधा का इस्तेमाल होता है, मोरिंगा का इस्तेमाल होता है, ये भी उतना ही फ़ायदेमंद होता है, और इसका इस्तेमाल कितना करें, क्योंकि मैंने देखा कुछ लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी हम थोड़े एक्सट्रीमिस्ट हैं बहुत सारे या तो मामलों नहीं में। करना पीने का इस्तेमाल, मतलब, या या सुबह 100% शाम खाना करना है तो बस फिर हमने बेतहाशा खाना है और फिर उसके नुकसानात उठाने पड़ जाते हैं। कैसे मोरिंगा इस्तेमाल करें? मेरा बहुत फेवरेट है, इसलिए भी क्योंकि मेरी इस पे प्रॉपर रिसर्च है, मेरा जो थीसिस था एमफिल का वो सारा इसी Okay. पे था, और उसमें हमने लिटरली लोगों को कंज्यूम करा के रिजल्ट्स देखे, ये 300 से ज़्यादा डिजीजेस को ट्रीट करता है। ओके, और इसमें जो न्यूट्रिएंट्स की अगर बात करें, हम गाजरें खाते हैं विटामिन ए के लिए, उससे ज़्यादा विटामिन ए है, अच्छा। विटामिन बी है, विटामिन B6 है, विटामिन B9 है, जो फोलेट की कैप्सूल्स हम ले लेके खा रहे होते हैं, विटामिन B12 खा रहे होते हैं, मुंह में छाले हो गए तो विटामिन B12 ले लो, सब कुछ इसके अंदर मौजूद होता है। आपका कैल्शियम जो है, दूध से ज़्यादा कैल्शियम इसमें है मोरिंगा में, ओके। लिटरली। मोरिंगा खाना लोगों को नहीं आ रहा होता कि मोरिंगा कैसे अब तो उसके खाएं। भी कैप्सूल्स आ गए हैं, कैप्सूल्स हैं, गोली फॉर्म में आता है। कैप्सूल से मेरा सिर्फ प्लास्टिक से इख्तलाफ तो चलता भूल है, जाता है ज़ैनब। लेकिन हम लिटरली इतना माइक्रो प्लास्टिक खा रहे होते हैं ना, हाँ। प्लास्टिक की प्लेट्स में, या जो हम चाय प्लास्टिक के मग्स में और वो कॉफी पी रहे होते हैं, वो इतना प्लास्टिक हमारे अंदर जा रहा है, प्लास्टिक ही बन जाएंगे, ना करेंगे कुछ अच्छे वेयर्स इस्तेमाल टैबलेट इज करें। फाइन, जब उसका ऑल्टरनेट है तो फिर क्यों ना हाँ, सही इस्तेमाल बात। करें? पाउडर फॉर्म में लोगों को लिटरली यही नहीं आज तक नहीं, मैं तो वो बता कहते हैं सकी कि पाउडर मोरिंगा फॉर्म क्या में है। ज़ैनब, मसला ये है कि उसका टेस्ट बहुत अजीब सा होता है, लोगों से नहीं भी खाया जाता। सो किन किन चीज़ों में मिला के, क्या बेस्ट कॉम्बिनेशन किन के साथ है, क्या दही में ऐड करके खा Yes. लें, क्या पानी में ऐड, कोरमा में डाल लो। पानी में नहीं पिया जाता। अच्छा, दही में डाल के खा लो तो बहुत अच्छा है, लेकिन वही लोग कह रहे होते हैं कि जी दही का भी मज़ा नहीं आ रहा होता हमें। तो मैं मोरिंगा इस तरह से खाती हूँ, मुंह में मोरिंगा का पाउडर रखे, ऊपर से पानी पी लें। खत्म बात। बड़ी हिम्मत है आप में। मोरिंगा के कंजम्पशन का बेस्ट टाइम कौन सा है? मोरिंगा की कंजम्पशन का बेस्ट टाइम है मॉर्निंग, ओके, सुबह सवेरे अपने सारे न्यूट्रिएंट्स पूरे कर लें और निकल उसके जाए बाद नहीं, नाश्ते से पहले, नाश्ते के बाद, नाश्ते के दरमियान में कर लें तो साथ। बहुत अच्छा है। Okay. लेकिन Absorption अच्छी है। अगर आपने चाय पीनी है हाँ। तो कम से कम नाश्ते से, चाय और मोरिंगा में आधे घंटे का गैप होना चाहिए। मतलब चाय उसको साथ ले जाएगी। हाँ, लिटरली वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होने Absorb देगी, नहीं होगी, हाँ। आयरन नहीं एब्जॉर्ब होने देगी, कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होने देगी। चाय तो सारा को सारा, चाय से ना मेरी थोड़ी वो इसलिए है कि अगर आपने पीनी है ना लाजमी, तो अपने पास गो टू कप्स रखें। अच्छा, ठीक, आपने गो टू कप्स, अच्छा प्लास्टिक के ना लें, थोड़े शीशे के इन्वेस्ट कर लें उनमें, वो रखें, और आप अपना नाश्ता करो, नाश्ता करने के बाद अपनी चाय गो टू में लो और निकल जाओ।
ऑफिस जाके या ऑफिस पहुंचने से पहले आप उस कप से उसको कंज्यूम कर लो नाश्ते में, और उसमें आधे घंटे का गैप होना चाहिए। नाश्ते में हमने इतने साल लगा के लोगों को इस चीज पे मनाया कि अंडा खाना है, लेकिन अंडे के साथ चाय पी लेते हैं। उस अंडे का क्या फायदा? वो मुझे उस दिन किसी ने बताया 40 रुपए का अंडा हो गया, भाई 40 रुपए आपने जाया कर दिए। मुझे आइडिया ही नहीं था। अच्छा, मुझे नहीं पता। अच्छा, अंडे के साथ चाय पीने से क्या होता है? अंडे के साथ चाय पीने से ये होता है कि आपने अंडे के जितने भी बेनिफिट्स लेने थे, वो एक मुकम्मल ग़िज़ा है। एल्ब्यूमिन उसमें जो होता है वो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। हो जाता है। अब ऐसी बात है तो ऐसा ही जवाब मिलेगा। तो आप उसको कंज्यूम कर ले, यू आर परफेक्टली ऑल राइट। अब शुरू हमने जो इम्यूनिटी की बात की थी ना, वो हमने की थी बाल काले कैसे करें। ये सवाल था मेरा आपसे। हाँ, मैं भूल गया कि असल में जो मुद्दा था हमारा पूरा इम्यूनिटी का, वो यहाँ पे लेकर आ रहे थे, क्योंकि हम इम्यूनिटी को भी स्टैटिक्स से नापते हैं। ठीक है, अच्छे लग रहे हैं तो लगता है कि इम्यूनिटी बेहतर है। बिल्कुल। एक तो ये कि बाल हों, हाँ, और फिर काले हों, बिल्कुल इस उम्र में वाकई। अच्छा, बाल नहीं भी हैं तो भी आप उनको रीग्रो करा सकते हो। ट्रांसप्लांट्स और इनकी बजाय भी बहुत बेहतर रीग्रोथ वाकई ज़रा हो जाती है डिपेंडिंग ऑन योर डाइट। ओके, अगर आप नट्स और सीड्स अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट करते हो तो बाल सारे के सारे वापस आ जाते हैं। ओके, लेकिन ये ना हो कि बचपन से आपके बाल ही थोड़े हों और अब आप नट्स और सीड्स खा नहीं, हम बात करें जो बाल आपके गिरे हैं वो वापस आएंगे। हम ये बात नहीं करेंगे नए फॉलिकल्स बन जाएंगे। यस, फॉलिकल्स की गेम है ना सारी। एक फॉलिकल, अच्छा ये हो सकता है कि एक फॉलिकल से एक बाल की बजाय 2 से 3 बाल हो जाए। आपकी डाइट जितनी अच्छी, उतनी अच्छी क्वालिटी ऑफ योर हेयर होगी। क्या क्या ऐड करें फॉर हैविंग गुड हेयर? अपने डाइट में आंवला लाजमी तौर पे ऐड करें। ठीक है, आंवला पाउडर फॉर्म में कर लें, आंवला उसके फ्रूट के फॉर्म में कर लें। खाना है। विटामिन सी का बेस्ट सोर्स है आंवला। अच्छा, आंवला पाउडर्स मिल रहे होते हैं, आप पाउडर लेके सिंपल उसको किसी भी डाइट में ऐड ऑन कर लो। ज़ैनब, हम देखते हैं ना वो किसी शैम्पू के इस्तेमाल आंवला, तो हमें होता है शायद आंवला लगाने वाली चीज ही है। उसमें आंवला नहीं होता, सॉरी टू से, लेकिन उसमें आंवला नहीं है। आंवला सिर्फ आप तब खा रहे हो जब आप आंवला मार्केट से खरीद के या तो आंवला खा रहे हो, या मुरब्बा, या आप मुरब्बा भी खा सकते हो, लेकिन मुरब्बे को जरा वॉश करके खा लें बहुत मीठा तो वो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, मैं आज तक इस चीज को सॉर्ट आउट नहीं कर सकी। एक मुरब्बा मिलता है, उसको हरीड़ का कहते हैं, और एक आंवला होता है। अब मैं इस पे करती रहती हूँ, लेकिन मुझे कभी किसी ने ये वो कंप्लीट मैं नहीं पहुंच सकी कि वो एक ही है कि अलग अलग है। अलग है, आई थिंक मेरा ख्याल है अलग है। हाँ, तो आप उन दोनों को इस्तेमाल करें, उससे बाल काले भी रहेंगे, बाल आपके जो है वो ज्यादा भी हो जाएंगे। नंबर 2, अपनी डाइट में मोरिंगा को लाजमी तौर पे ऐड करें। नंबर 3, दूध का इस्तेमाल जो है वो लाजमी तौर पे करें। अब जिन लोगों ने अपने बाल काले रखने हैं और वो चाहते हैं कि सफेद ना हो, वो 2 चीजों का इस्तेमाल लाजमी पूरी लाइफ करें। एक तो एलोवेरा लगाएं, ठीक है, लगाने से होगा आपके बाल काले रहेंगे। आपके बाल नेचुरली वो जो एक हम कहते हैं ना फ्लॉलेस बाल, जैसे शैम्पू की एड में आ रहे होते हैं, वो वाले बाल होने के लिए आपको विग तो नहीं होती, विग तो नहीं होती, नहीं करते हैं जैसे हानिया के विग जैसे हो जाएंगे। तो ऐसे बाल प्यारे हैं, ऐसे ही है बिल्कुल, वैसे बाल प्यारे। नहीं, किसी ऐड के लिए जो विग, हाँ, वो ऐड के लिए, वो उनको वो ऐड प्रॉपर याद आ गई है तो ठीक है, इट्स ऑल राइट, फाइन, ऐड तो ऐड होती है ना। अच्छा, उसके अलावा जो है आप उसको ऐड ऑन कर सकते हो, आंवला को, मोरिंगा को। ये क्या करते हैं कि आपके बालों को नरिश करते हैं। अब जो एलोवेरा है ना, वो लगाने के लिए भी और खाने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। खाने के लिए अगर आपके घुटनों में दर्द रहती है बहुत ज्यादा, और आपकी बेसिकली फ्रिक्शन जो है वो प्रोड्यूस होती है, जैसे ये घुटनों का जॉइंट है, जब यू मूवमेंट होती है तो कार्टिलेज आपके वीक हो जाते हैं, आपके वो खत्म होनी शुरू हो जाती है, बोन मैरो और वो कम होता है, तो आपका जो एलोवेरा होता है वो उसको इनहांस करने में बहुत हेल्प करता है। तो आप एलोवेरा खाओ जरूर, बच्चों को, पेरेंट्स को, अपनों को जरूर खिलाएं, उससे नेचुरल बाल काले भी होने शुरू हो जाते हैं। ऐसा कोई नुस्खा भी बताएं ना जिसमें आप एलोवेरा भी डालें, हरीड़ भी डालें, आंवला भी डालें, और क्या बताया था आपने? मैं बताती हूँ। हाँ, जादुई फार्मूला बाल काले करने का और बाल वापस लाने का, हेल्दी और इम्यूनिटी गेन करने का है। आपने सिंपल एक जग ले लेना है, उसके अंदर अगर तो आपको हल्दी मिले जो अदरक की फॉर्म में होती है, ठीक है, जो रॉ हल्दी है वो डाल लें, उसके अंदर अदरक डालें, उसके अंदर लीमू डालें, उसके अंदर एलोवेरा डालो, उसके अंदर आंवला डाल दो, और उसको थोड़ी सी काली मिर्च डालें, क्योंकि हल्दी को एब्जॉर्ब भी कराना है हमने। उसको अच्छे से ग्राइंड कर लें, अच्छे से ग्राइंड करने के बाद उसको आइस क्यूब्स में डालें और उसको स्टोर कर दें। ठीक है, स्टोर करें डेली बेसिस पे, 1 क्यूब निकालें, उसमें गर्म पानी डालें और उसको डेली पी लें। वाओ, सारा कुछ आपने पी लिया और आपको पता भी नहीं चला, क्योंकि वो जूसेस और उसकी फॉर्म में था, ग्राइंडेड था, तो आपको वो टेस्ट उस तरह का नहीं लगा। जिंजर शॉट्स के नाम से ये इतने महंगे और इतने पूरी दुनिया में बिक रहे हैं, लोग वाकई खरीद रहे हैं, बस आप उसको घर पे बना लो तो बेहतरीन हो जाएगा। और कितने टाइम में, वैसे ऑब्वियसली
पर्सन टू पर्सन वेरी भी करता है, बट तकरीबन आपने फ़ायदा कितने दिनों में देखा लोगों को? या मैंने लोगों में लिटरली 3 to 6 months में, क्योंकि बालों की जब भी बात होगी थोड़ा ना slow. कम It से takes कम time. 3 to 6 months आपको ऐसा देने ही है। पड़ेंगे। अच्छा, एक और बड़े मजे की बात मुझे याद आई, अगर आपकी याददाश्त कमजोर है, आपको अगर क्या? चीजें भूल जाती हैं, अगर अगर की क्या, वाकई अगर क्या अगर क्या? आप सीधे मगर पे आए। ये नहीं याद रहता सुबह क्या खाया था। दालचीनी का इस्तेमाल करें। ओके, मैंने एक जगह Gift ये करें रिसर्च मुझे। पढ़ी 1 किलो ला के दूंगा कि तुम्हें। दालचीनी का इस्तेमाल जो है ना वो आपको कैसे करना है ये भी बताती हूँ। दालचीनी आप डेली बेसिस पे खाओ तो आपका हाफजा जो है ना बहुत तेज हो जाता है। ठीक फिर है। मैंने इस पे रिसर्च की तो वाकई प्रूवन था कि उसके जो ऑयल्स होते हैं वो हेल्प करते हैं आपको मेमोरी तेज करने में। बादाम से उतनी तेज नहीं हुई जितनी मेरी सिनेमन से हो गई। सिनेमन को इस्तेमाल करने के 2 से 3 तरीके हैं। पाउडर फॉर्म में आप दूध में ऐड ऑन कर सकते हो, उसको स्टिक की फॉर्म में पानी में बॉईल करके पी सकते हो, या पानी बॉईल करके कप में आप थोड़ी सी सिनेमन डालो, ऊपर से पानी पोर कर दो, या गुड टू गो वो आप पी सकते हैं। मैंने सिनेमन पीनी शुरू की, मैंने वो जब पढ़ा और मैं बड़ी इम्प्रेस हुई, तो उसके बाद मुझे ऐसी ऐसी बातें याद आई, मैंने तो सिनेमन छोड़ दी। मैंने कहा कि बात भूलती ही नहीं थी, मुझे इतनी बातें याद रहनी शुरू हो गई। वरना मैं बड़ा चिल इंसान हूँ कि मुझे किसी ने कुछ कह भी दिया है तो अच्छा ठीक है, इट्स ओके, मैं भूल जाती हूँ थोड़ी देर बाद। अगले दिन मुझे याद ही नहीं होता किसी ने क्या मैं इसको कहा। ला के नहीं दे रहा दालचीनी से, पता नहीं बात याद आ गई, मुझे मैं पता नहीं मारेगी क्या क्या है, मुझे वैसे तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे अगर याद आ गई तो फिर बहुत बुरा हो जाएगा। मारेगी। अच्छा ज़ैनब, इसमें एक कंफ्यूजन भी थोड़ी सी हम देखते हैं कुछ टाइम से कि लोग ये कहते हैं जितने अरसे से हम दालचीनी जो किचन में इस्तेमाल कर रहे थे तो दालचीनी नहीं थी, वो जो सिनेमन रोल्स होते हैं वो एक्चुअल दालचीनी होती है। थोड़ा सा इस पर क्लैरिटी दें मुझे। अच्छा, अब मज़े की बात ये है ना, ये ना हो कि आप सिनेमन के फ़ायदे सुन के सिनेमन रोल्स खाने चले जाएं और आप कहें कि वो फ़ायदे नहीं हो रहे हमें सिनेमन का। मज़े का बहुत होता है, क्या करें। या हमने हॉट चॉकलेट में हमने सिनेमन डलवा ली थी तो उसके फ़ायदे, वो बात हम नहीं करते यहाँ पे उसको। मैं कहूँगा, मुझे ज़ैनब ने कहा था सिनेमन, तो मैं सिनेमन रोल खाने शुरू नहीं, आई मेंशनड इट कि सिनेमन रोल्स नहीं, सिनेमन की ही बात हम करें। अच्छा, जो सिनेमन है बेसिकली हमारे पास, तो मैं कहूँगी कि कुछ भी उस तरह से वो चीज़ें हो ही नहीं रही जो नेचुरल होती हैं, ठीक है। लेकिन जितनी मिले उतनी एटलीस्ट इस्तेमाल कर लेनी चाहिए। अब सिनेमन की ये 2 से 3 टाइप्स हैं जो दरख्त से रिमूव होती है। जो ये हमारे पास आती है ये उसकी दरख्त की थोड़ी सी डिफरेंट टाइप है, जो वो है वो ज़रा डिफरेंट टाइप है, वो बाहर ज़्यादा मिलती है। हमारे पाकिस्तान में जो मिलती है वो यही है। लोगों ने शोर डाला कि ये सिनेमन नहीं है, लेकिन उसके बाद जब ट्राई एंड टेस्ट किया गया तो वी गॉट टू नो कि दिस इज द टाइप ऑफ सिनेमन, सिनेमन ही है। ठीक है। अब जीरा का पीछे मैंने एक वो स्कैंडल सुना था कि जी वो झाड़ू के तिनके काट के तो उसके जीरे की फॉर्म में दिए जा रहे थे। तो ये अब हमारी किस्मत पे डिपेंड करता है कि हम झाड़ू खा रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं और हमें नहीं पता। हाँ। लेकिन कोशिश ये करें कि जहां से भी आप अपनी चीज लो, जरूरी ये नहीं है कि कितनी लंबी जिंदगी है, जरूरी ये है कि कितनी अच्छी और सेहतमंद जिंदगी है। क्वालिटी आपने कैसी गुजारी है। अगर आपने 100 साल की जिंदगी गुजारी है, अंदर से 50 साल आप बेड पे थे या डिमेंशिया या अल्जाइमर्स का शिकार थे, तो वो कोई जिंदगी नहीं है। और डिमेंशिया और अल्जाइमर्स ऐसी बीमारियां हैं जो एक दिन में नहीं होती। मैं ये नहीं कह सकती कि आज ज़ैनब को ये होगा, नॉट एट ऑल, ये नहीं हो सकता। 20 से 30 साल लगते हैं अल्जाइमर्स को डिमेंशिया को। उसका एक पैटर्न है जो कि डॉक्टर्स एक्सपर्ट्स बता रहे होते हैं और जिस पे हम ध्यान नहीं दे रहे होते, बड़ा लाइटली ले रहे होते हैं। ठीक है, इट्स फाइन, हम उसे आराम से कहते हैं एज है ना, एज है। हम इतने आराम से कह देते हैं कि पता ही नहीं चला उसको तो कैंसर हो गया, पता ही नहीं चला उसको। लेकिन जब हम उसकी लाइफ की हैबिट्स और ईटिंग पैटर्न्स देखते हैं तो हमें पता चलता है कि क्या हो रहा था। हम लोग जैसे अक्सर बात करते हैं कि हम लोगों ने पंजीरियां या मार्केट से खरीदे, हमने वो अपने जितने हैं हमारे न्यूट्रिएंट बार्स हैं और वो सारे खरीदे। हम सोच के तो मार्केट से ये खरीद रहे होते हैं कि मैंने बड़ा हेल्दी, हम तो कहते हैं प्रोटीन बार्स हैं, प्रोटीन बार ले लिया। आपको नहीं पता कि उसमें कौन सा ऑयल यूज हुआ है, वो ऑयल कितनी बार रीहीट हो चुका था। ऑयल का रीहीट होना, अच्छा रमजान में ये हर घर में गलती हो रही होती है। आप प्लीज चीजों को करना चाहते हैं तो आप ऐसे करें, एक तेल में इतना सा तेल डालें कि एक दिन की चीजें उसमें हों और खत्म। यस, इससे पहले कि आप खत्म। ये जरूरी बात है ना। हाँ, जाहिर है अगर बहुत ऑयल ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ जिसकी हम हमेशा बात करते हैं, और यहाँ पर भी हमारी कोशिश ये थी आप लोगों को एजुकेट करो, खुद भी एजुकेट हो। देखिए हम यहाँ पे बैठे कोई फरिश्ते नहीं है, हम भी ये सारी गलतियाँ कर रहे होते हैं। हम यही गलतियाँ कर रहे होते हैं, लेकिन क्या होता है कि हम सीख रहे होते हैं, जितनी चीज़ें कर सकते हैं अडैप्ट हमारी कोशिश होती है हम करें, अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करें। और दुख पता कब होता है, जब इतनी अच्छी अच्छी बातें करके मैं घर जाता हूँ ना और देखता हूँ कि वो जो सालन मैं डालूंगा प्लेट में उसमें ढेर सारा ऑयल होता है। मैं एक दफ़ा यूँ देखता हूँ, मैं कहता हूँ ना करो यार, ना करो इस तरह प्लीज़, इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। ये अब मुझे लगता है ये आपको सहरी में शायद ही फिर कुछ मिले आज जो आपने भी बात कर दी। मैं कहता रहूँगा, मैं भी ढीठ हूँ, तो हमारा काम है कहते रहना, आगे
अल्लाह मालिक है, फिर क्या करें, कुछ मामला में हमारी भी नहीं चलती। सर थैंक यू वेरी You're मच फॉर welcome. जॉइनिंग अस टुडे, ग्रेट हैविंग यू। नाज़रीन हम बढ़ेंगे एक ब्रेक के जाने, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान रमजान स्पेशल। वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान रमज़ान स्पेशल में आपको कहेंगे खुश आमदीद। दांतों के मसाइल, मुंह से बदबू आने के मसाइल, ये सारी चीज़ें रमज़ान में हमने बढ़ती हुई देखी हैं। अब इसकी वजूहात क्या है? खाना पीना तो कम ही होता है पूरा दिन, जी जी, लेकिन सहरी टिक्का के सहरी की है, इफ्तारी से लेकर सहरी तक जो है वो मामलात काफ़ी हद तक ख़राब हो जाते हैं। पता ही नहीं है क्या खाना है, कितनी मरतबा हमें ब्रश करना है, अपनी ओरल हाइजीन को किस तरह से हमने मेंटेन करना है। तो आज इस हवाले से बात करेंगे कि क्या क्या होम रेमेडीज़ भी हो सकती हैं और किस तरीके से आप बेहतर अपनी जो ओरल हाइजीन है उसको मेंटेन कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। डॉक्टर मनाहिल नवाज अब्बासी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, डेंटिस्ट है, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। ग्रेट। डॉक्टर साहब रमज़ान अच्छा गुजर रहा है? बहुत अच्छा गुजर है। आपका चूंकि ताल्लुक मरी से है तो वहाँ का मौसम भी रमज़ान से पहले हमने देखा 2-3 स्पेल्स भी आए थे स्नोफॉल के, अभी हालात अच्छे हैं? अभी बेहतर है। दैट्स ग्रेट। डॉक्टर साहबा क्या वाकई रमज़ान में हम देखते हैं कि इश्यूज बढ़ जाते हैं, जिस तरह सबीर ने भी जिक्र किया, बैड ब्रेथ, जो कि हम बहुत कॉमनली देख भी रहे होते हैं, बिकॉज ज़ाहिर लोग ड्यूरिंग फास्टिंग को नहीं ब्रश कर रहे होते। सो ऐसे में बैड ब्रेथ क्या वाकई बढ़ जाता है मसला? जी बिल्कुल, हमारे पेशेंट्स ज़्यादातर रमज़ान में आते हैं और इसी इशू से आते हैं। बैड ब्रेथ होती है, केरीज़ होती हैं, ये डिफरेंट इश्यूज़ के साथ आते हैं। और होता ये है कि रमज़ान में हमारा स्लीपिंग साइकिल भी चेंज हो जाता है, हमारा ईटिंग साइकिल चेंज होता है, तो ग्रेजुअली जो है हम लोग उस तरह अपने दांतों का ख्याल नहीं रखते जैसे रखना चाहिए। बिल्कुल ठीक अच्छा, है। कैसे रखा जाए रमज़ान में? ओरल हाइजीन कैसे मेंटेन की ऐसे आप जाए? दांत निकालें, उन्हें बॉक्स में पैक करके रखते हैं, बॉक्स में पैकेट क्यों रखे? फ्रिज में निकाले, थोड़ी देर के लिए सर्फ में भिगो दें, अच्छी तरह से मैल शैल निकलेगी, दोबारा निकालें और अपने मुंह में वापस लगा लें। तो दांत वॉश हो जाएंगे। नहीं, वो सर्फ से साफ होने के बाद उसके बाद उसको वॉश करें, वॉश करने के बाद जो है वो मसूड़ों में दोबारा लगा। आई डोंट नो, बत्तीसी सर्फ नहीं, थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा सर्फ ज़्यादा से। ऑन अ लाइटर नोट, हम किस तरफ निकले, लोगों ने कर ना दिया हो ऐसा कुछ। सबसे पहले तो मैं अपनी पाकिस्तानी अवाम को ये बताना चाहूँगी कि दांतों को अपनी बॉडी का एक हिस्सा समझें, इसका ख्याल रखें। रमज़ान में एक रूह की डिटॉक्सिफाई नहीं होता, हमारे इंटायर बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है। सो इस केस में मैं ये चाहती हूँ कि जो भी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं वो इसी कंप्लेन से आते हैं कि हमारी जो है बैड ब्रेथ है, हमें कीड़ा लग गया है, और वो इस वजह से होता है कि उनकी ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं हो रही। डॉक्टर साहब वैसे ये जो बैड ब्रेथ होते हैं, क्या इसका सारा ताल्लुक यही है कि जो हमने ब्रश नहीं किया, कि समटाइम्स आपके स्टमक के इश्यूज भी होते हैं, कुछ गट हेल्थ भी होते हैं जिसकी वजह से बैड ब्रेथ होती है? दैट्स वेरी ट्रू। हमारे मल्टीपल सिस्टमिक डिजीज़ होती हैं जिसकी वजह से हेलिटोसिस, हमारी टर्म में इसको हेलिटोसिस कहते हैं, इसकी वजह से हो सकता है। बट मैं आपको एक छोटी सी एक ट्रिक बताऊंगी फॉर हेलिटोसिस, एंड दैट्स इज़ कि आप जब ब्रश करते हैं तो आप टंग को अच्छी तरह क्लीन करें। ठीक है। इससे ये होगा जो बैक्टीरिया आपकी टंग में होता है दैट इवेंचुअली कॉज बैड ब्रेथ, तो आपको वो कंट्रोल रखेंगे, बैक्टीरिया उस जगह पे नहीं होंगे। तो ज़बान की सफाई के लिए क्या वाकई जो ब्रश की ऑपोजिट साइड होती है उससे रगड़ना होता है? बिल्कुल, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास टंग स्क्रैपर्स होते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ साथ फ्लॉस यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। डेंटल फ्लॉस बड़ा इंपॉर्टेंट है। Exactly. जिनको आदत पड़ जाती है उनका तो गुजारा उसके बगैर नहीं होता। बिल्कुल। अनकंफर्टेबल हो जाते हैं आपके कुछ फंसा हुआ दांतों के अंदर। दैट्स वेरी ट्रू। कुछ को फर्क ही नहीं पड़ा होता। हाँ बिल्कुल। और टूथपिक से सेफ है, ये पॉकेट फ्रेंडली भी है, आप कहीं भी ले भी जा सकते हैं और यूज़ भी। लेकिन एक मसला उसका हो जाता है, जब आप डेंटल फ्लॉस करते हैं, अगर आपको प्रॉपर्ली नहीं यूज़ करना आता तो गड़ल जब आपने नीचे किया ना तो गम से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। बिल्कुल, ट्रॉमा तो होता है। ये इस तरह, इसकी मिसाल ऐसे ले लें जैसे हम टूथ ब्रशिंग करते हैं, इसमें भी मोस्टली पेशेंट्स पूछते हैं कौन सा ब्रश यूज़ करना है, कौन सा टूथपेस्ट यूज़ करना है। बिल्कुल, सॉफ्ट करें, मीडियम टू सॉफ्ट करें, मीडियम करें या हार्ड करें, कौन सा ब्रश इस्तेमाल करें? एग्जैक्टली तो वो तो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, बट द मेन थिंग इज़ आपके यूज़ करने का मेथड ठीक हो। अगर आपका तरीका अच्छा है तो इवेंचुअली जो है आपके दांत अच्छे रहेंगे, आपकी ओरल हाइजीन अच्छी रहेगी। अच्छा, वही तरीका है जो डॉक्टर्स बताते हैं हमेशा से, जो राउंड
करके आपने 45 करना है। degrees? ऐसे ऐसे नहीं करना। एग्जैक्टली, ये डिपेंड करता है। ओल्डर पेशेंट्स में डिफरेंट मेथड होता है, बच्चों में डिफरेंट होता है और यंगस्टर्स में तो हम मतलब बुजुर्गों से अपने- स्टार्ट करते हैं ना, तो बुजुर्ग अपने- कैसे वो करें, ब्रश करें, हम बुजुर्गों से स्टार्ट कर लेते हैं। बुजुर्गों की बात हो रही है। अच्छा ठीक है। जी बिल्कुल, उनके लिए तो मोस्टली जो ओल्डर पेशेंट्स होते हैं वो डेंचर के साथ आते हैं। इवेंचुअली हमारे पाकिस्तानी अवाम में मोस्टली डेंचर बेयरिंग पेशेंट्स होते हैं, तो वो उनको तो हम यही रिकमेंड करते हैं अपने डेंचर का ख्याल रखें, उसको रात को सोने से पहले पानी में डालें, अच्छी तरह ब्रश करें। मेन चीज़ है कि आप ब्रश करें, अपनी ओरल हाइजीन का ख्याल रखें, चाहे मेथड कोई भी हो। आप मिसवाक भी यूज़ कर सकते हैं, आप टूथब्रश भी यूज़ कर सकते हैं। अभी जो हमारी खुराक होगी है, मैं इस पर्सपेक्टिव से बात कर रही हूँ, सुन्नत तो अपनी जगह, बट पॉइंट ये होता है कि इतना हम मीठे खा रहे हैं, मसालों वाले खाने खा रहे हैं, उसके बाद तो मैंने देखा जो लोग मसवाक करते हैं एट द एंड उनके मुंह से ज़्यादा स्मेल आ रही होती है, क्योंकि देखिए सिर्फ मसवाक नहीं होती है, आपको ओवरऑल भी तो ओरल हाइजीन का ख्याल रखना है ना। माउथ वॉश का इस्तेमाल जिस तरह से हो गया, खानों में आपने एहतियात करनी है, स्केलिंग करानी है। कुछ लोग यही है कि बस वो कहते हैं मिसवाक हमने कर ली, दैट्स इट, उसके बाद उससे ज़्यादा हमारे दांत नहीं साफ़ हो सकते। बिल्कुल, व्हाट आई थिंक इज़ दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग योर हेल्थ। एक आपका डाइट और दूसरा लाइफस्टाइल। अगर आपका कंट्रोल इन दो चीज़ों पे है, आपको कोई बीमारी नहीं हो सकती। हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, डायबिटिक आते हैं, हाइपरटेंशन आते हैं, उनकी डाइट और लाइफस्टाइल इस पे थोड़ा ज़्यादा डॉक्टर्स फोकस करें इंस्टेड ऑफ गोइंग टूवर्ड्स लाइक मेडिसिन्स, तो इवेंचुअली जो है पेशेंट्स भी कम होंगे हमारे, और ओरल हाइजीन और ओवरऑल बॉडी भी मेंटेन रहेगी। और आई थिंक डॉक्टर साहब जो मिसवाक की हम बात करें, बिकॉज वैसे तो ज़ाहिर है देखें मिसवाक जो लोग इस्तेमाल करते हैं दांत तो साफ़ हो जाते हैं, लेकिन जो हम बात कर रहे थे ना उससे पहले बैड ब्रेथ, उसकी रीज़न कोई और हो सकती है कि दांत तो साफ़ है लेकिन आपकी ज़बान अगर साफ़ नहीं है, कोई और आपको हेल्थ इशू है, आप स्केलिंग नहीं करवाते आ सकते हैं। हाँ, लेकिन जो क्योंकि ज़ाहिर है अदरवाइज मिसवाक इज़ वेरी गुड, इतनी अच्छी मिसवाक हैं मार्केट में मौजूद, आपको प्रॉपर्ली आपको यूज़ करनी आती हो तो दांत तो साफ़ हो जाता है, लेकिन बड़ा अच्छा कि आपने ज़रा ज़बान की सफाई भी करनी है जो कि इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, ऐसे में सहरी के फ़ौरन बाद जो हम ब्रश की बात करने वाले हैं, ये कितना ज़रूरी है? क्योंकि ज़रा थ्रू आउट द डे में ब्रश नहीं करना, तो जैसे ही अजान होने से पहले, बिकॉज ज़रा बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं जी आप उससे पहले ब्रश कर लें, कितना ज़रूरी है? सहरी के बाद और अफ्तारी के बाद बहुत ज़रूरी है ब्रश करना। वो इस वजह से कि जब हम रमज़ान में हमारी ईटिंग हैबिट्स चेंज होती हैं, हम लोग शुगरी आइटम्स कंज्यूम करते हैं जो कि कोई छोड़ नहीं सकता। ठीक है। तो उससे ये होता है अगर हम ओरल हाइजीन अपनी मेंटेन नहीं रखेंगे तो बैक्टीरिया वहाँ पे जमा होना शुरू हो जाएगा। ओके। और आहिस्ता आहिस्ता कोई भी चीज़ एकदम से नहीं होती, वो ग्रेजुअली हमारी ओरल हाइजीन अगर मेंटेन नहीं है तो फिर जाके एंड स्टेज पे हमें केरीज हो सकती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अगर इनिशियली हम उस चीज़ को कंट्रोल करें तो फिर आगे जाके ऐसे नहीं। अच्छा, 2 बार ही रमज़ान में भी ब्रश रिकमेंडेड है, इफ्तार के बाद और सहर के बाद? जी बिल्कुल बिल्कुल। और अगर लेकिन इफ्तारी के बाद आपने ब्रेक दिया हो और आपने सोने से पहले कुछ मीठा खाया तो फिर भी कर लें। एग्जैक्टली हम मेरे पास पेरेंट्स आते हैं अपने बच्चों को लेके, अब बच्चे तो चॉकलेट्स वगैरह छोड़ नहीं सकते, सोने से पहले खानी है जी उनको। दैट्स वेरी ट्रू। और उन्होंने खानी है, बच्चे से सुनते नहीं है, तो मैं हमेशा पेरेंट्स को ये बताती हूँ कि बेशक वो चॉकलेट्स खाएं, जो मर्जी खाएं, उसके फ़ौरन बाद आप उनसे ब्रश करें। वेरी ट्रू। चॉकलेट का कोई मसला नहीं है, मीठे का कोई इशू नहीं है, अगर बच्चे खा रहे हैं तो वैसे तो ना खाएं सोने से पहले, बिकॉज शुगर इनटेक के बाद आपको नींद उस तरह से नहीं आती, आप जागते रहते हैं। लेकिन अगर आपने थोड़ी सी खा ली, चूँकि हमारे यहाँ मसला है कि हम पूरा, कुछ लोगों का उल्टा हिसाब होता है शुएब, जिस तरह हम कहते हैं ना कि चाय पीते हैं लोग ताकि नींद ना आए, कुछ लोग जब तक चाय नहीं पीते उनको नींद नहीं आती। तो मैं ये बात करती हूँ कि ये चीज़ों में ये साइकोलॉजिकल होता है कि आपने बस बिठाया होता है जब मैं ये करूँगा तो उसके बाद ये होगा। तो ये वाली चीज़ वैसे बहुत ज़्यादा होती है बच्चे बेचारों को। लेकिन हाँ सही कह रही हो, मीठा खा के बच्चे सो भी जाते हैं समटाइम्स, बट जनरली होते डॉक्टर्स वो कहते हैं अच्छी नींद आती है। ज़्यादा ना खाएं। फ्रीक्वेंसी मैं तो कहती हूँ खाए ही ना, हम भी खाते हैं लेकिन खाता हूँ। अच्छा ओके, ये फिर अलग चॉकलेट के मामले में जरा मैं कहता हूँ गुंजाइश निकालें, वो मुझे पसंद बहुत डार्क ज़्यादा है। चॉकलेट खाया करें ना, मुँह नहीं खाई जाती, ज़्यादा क्वांटिटी उसमें डार्क चॉकलेट की हो ना, नहीं खाई जाती। बाकी मिल्क की क्वांटिटी थोड़ी कम हो तो वो अब तो हमने होममेड चॉकलेट बनाना शुरू कर दिया है, तो ये तो ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। देसी घी में बनाते हैं तो ये तो अच्छी हेल्दी बात है, है। लेकिन ऑब्वियसली क्वांटिटी पोर्शन मैटर करता है इतनी ना। सी खाते हैं आप खा सकते हैं, ठीक नहीं, है। लेकिन इसके बाद ब्रश करना बहुत जरूरी है। हाँ, असल बहुत बात है कि ब्रश important आप है। किया करें, ब्रश नहीं करेंगे तो काम खराब हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर ये होता है कि लोग कहते हैं कि कुली कर लेना गर्म पानी से या पानी में नमक ऐड करके बस कुली करके सो जाते हैं।
वो कहते हैं कि अच्छा जर्म्स वगैरह जो है वो नमकीन उससे नमक से ज़ाहिर है वो मर जाते हैं। सो क्या वो भी इनफ होता है या प्रॉपर आपको दांत ब्रश करके ही सोना चाहिए? प्रॉपर दांत ब्रश करके सोना चाहिए। ये जो चीज़ें ये एडजंक्टिव हैं, आपको सॉल्ट, वाटर, दे ऑल आर एंटीबैक्टीरियल। हमें ये करना चाहिए और मोस्टली प्रोसीजर्स के बाद हम रिकमेंड करते हैं पेशेंट्स को कि आप जो है रिंस करें अपने वार्म सलाइन वाटर के साथ। बट द थिंग इज़ कि इसको आपको एडजंक्टिव रखना है, ब्रशिंग को नहीं छोड़ना आपने अपने ओरल हाइजीन मेंटेन रखनी है। और क्या जो वाटर इनटेक चूँकि कम हो जाता है तो डिहाइड्रेशन से भी हमारे ओरल हेल्थ मुतासिर होती है, दांत मसूड़े मुतासिर होते हैं? बिल्कुल, हमारे ओरल कैविटी में स्लाइवा का बहुत बड़ा रोल है। एक तरह से ये एक नेचुरल एंटीबैक्टीरियल है हमारे लिए। तो रमज़ान में हम लोगों की ईटिंग हैबिट्स इतनी अच्छी नहीं होती, हम लोग नहीं खाते, स्लाइवा की प्रोडक्शन कम होती है, जिसकी वजह से उस तरह से हमारे जो दांत हैं वो काम नहीं करते। और ऐसे में देखें कुछ खाने ऐसे होते हैं जैसे प्रोटीन की हम बात करें, गोश्त, अक्सर हम देखते हैं कि कोई ना कोई इसका जो एक पीस फंस जाता है दांतों के अंदर। उसके बरक्स अगर मीठा जो कि बज़ाहिर तो लग रहा है कि नहीं फंसा हुआ दांतों के अंदर, लेकिन एक उसकी लेयर तो आ गई है, आपने कोई भी मीठा अगर खाया है तो ज़्यादा डेंजरस क्या है? वो मीठा ही है जो कि बज़ाहिर तो नहीं लग रहा कि है लेकिन वो डेंजरस है। देखिए, शुगर इनटेक तो आपका ओवरऑल बॉडी पे अफेक्ट होता है, ना कि सिर्फ दांतों पे, ओवरऑल बॉडी पे। बट द थिंग इज़ आपको एक टाइम पे लेना है उसको, आपने उसकी फ्रीक्वेंसी कम करनी है। ये नहीं कि आप फ्रीक्वेंटली ले रहे हैं और साथ में ब्रश भी कर रहे हैं, आपने एक लिमिटेड अमाउंट में लेना है। हर चीज़ जो है एक लिमिटेड अमाउंट में अच्छी लगती है, ना ज़्यादा ना कम। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप बिल्कुल भी ना लें, आप लें, ज़रूर लें, बट एक लिमिटेड अमाउंट में और कम लें। बच्चे ज़्यादा मुतासर होते हैं वैसे हमने देखा है, क्योंकि ज़्यादा मीठा ज़्यादा खा रहे होते हैं और उनके केसेस सारे नज़र भी आ रहे होते हैं हमें कि वो केरीज भी एंड देन कीड़ा लग जाना एवरीथिंग। इतने अरसे से देखिए इसमें बहुत अवेयरनेस हो रही है, बात होती है, पेरेंट्स को भी खासी हद तक अब मालूम है कि अच्छा चेकअप कराना है बच्चों का, डेंटिस्ट के पास लाजमी लेकर जाना ताकि एक आइडिया भी हो जाए कि अच्छा कोई इंटरवेंशन की ज़रूरत तो नहीं है इस बच्चे को। आपने देखा वैसे जनरली अब क्लिनिक्स में लोग लेकर आते हैं बच्चों को, अवेयरनेस बेहतर हुई है? बिल्कुल, हमारी पाकिस्तानी अवाम के स्पेशली पेरेंट्स बहुत कंसर्निंग है, ना कि सिर्फ केरीज़ रिलेटेड कि उनके दांतों में कीड़ा लग गया है, वो एस्थेटिक रीजंस की वजह से भी आते हैं कि हमारे बच्चे के ये दांत इस तरह हैं, ये इस तरह हैं, तो ये कैसे ठीक हो सकते हैं। तो दैट्स वेरी नाइस कि अगर वो 8-9 ईयर्स में हमारे पास आते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हम उनका ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि जितना डिले होगा ट्रीटमेंट उतना फिर लॉन्ग टर्म उतना फिर कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाएगा। एग्जैक्टली। अच्छा, अब अगर होम रेमेडीज़ की कुछ बात की जाए जो कि आपके दांतों की हेल्थ के लिए बेहतर है, ओवरऑल स्टमक के लिए बेहतर होता है ताकि आपकी ब्रेथ जो है वो ठीक रहे, कोई ऐसी ड्रिंक्स है जिस तरह कुछ लोग सौंफ का पानी पीते हैं या सौंफ खाते हैं, इलायची का इस्तेमाल किया जा रहा होता है कि नेचुरल माउथ फ्रेशनर के तौर पे उसको इस्तेमाल किया जाता है, उस इन तमाम चीज़ों का, या अगर आप कुछ नाम भी ले सकें कुछ ऐसी चीज़ों का जो कि आपकी ओरल हाइजीन के लिए अच्छी हैं? देखिए, हमारी ऑर्गेनिक चीज़ें जो होती हैं वो सबसे बेस्ट होती हैं, और अगर आप इनिशियली डाइट और लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करेंगे, साथ में आपकी डाइट में वो चीज़ें होंगी जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी हैं। जैसे कि आप अभी देखते हैं आजकल कोकोनट ऑयल रिंसेस, दे आर रियली गुड फॉर यू। अच्छा, या अगर ऑर्गेनिक कुल्ली कर लें? हाँ बिल्कुल, उसको मिक्स करके आप उससे गार्गल्स कर लें, इट्स रियली गुड। उससे दांतों की ओवरऑल हेल्थ बेहतर होती है, गम्स की हेल्थ बेहतर होती बिल्कुल, है। ओके, दिस इज न्यू फॉर अस। कोकोनट ऑयल से अपने दांतों की सफाई, दैट्स इंटरेस्टिंग। बट माउथ वॉश कहते हैं कि नहीं रिकमेंड किया जाता। एक हमारे यहाँ बड़ा कॉन्सेप्ट है जी, हम ग्रोसरी स्टोर गए, वैसी माउथ वॉश लेके रख लिया और जी हम यूज़ कर लेंगे। और मे बी इट डिपेंड्स कि आप कौन सा वाला इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर नॉर्मल वाले भी माउथ वॉश आ रहे होते हैं जिसमें बस हल्का सा फ्लेवर ऐड होता है। अच्छा, इसमें रिसेंट स्टडीज़ हुई हैं और रिसेंटली ये इसमें रिसर्च हुई है कि माउथ वॉश रिकमेंडेड नहीं है, आपने लेना है तो 2 वीक से ज़्यादा ना लें। और उसके पीछे भी एक रीज़न है, और वो रीज़न ये है कि हमारे जो ओरल कैविटी है उसमें एक गुड बैक्टीरिया होता है, एक बैड होता है। तो जब हम माउथ वॉश यूज़ करते हैं तो उससे गुड बैक्टीरिया भी ख़त्म हो जाता है। क्योंकि नॉर्मली हमने देखा है कि जो मरीज़ होते हैं उनको कहा जाता है कि आप ये माउथ वॉश यूज़ कर लें, जस्ट बिकॉज आई थिंक वो मे बी हॉस्पिटल और समथिंग के जनरली आपके बैक्टीरिया की ग्रोथ ना हो सके। अच्छा, नहीं, मैं इस कॉन्टेक्स्ट में पूछूँ, एक तो मेडिकेटेड होता है जो कि डॉक्टर कहते हैं कि आपकी अगर स्वेलिंग है या कोई मसला है ओरल तो वो उस लिहाज से वो रिकमेंड करते हैं।
एक होता है नॉन मेडिकेटेड है, जिसमें सिर्फ फ्लेवर के तौर पे जिस तरह से उसको इस्तेमाल किया जा रहा होता है, आप उसको पानी में इतना सा आप लें, पानी में डाइल्यूट करें और उसकी बस आप जल्दी से कुली कर लें, वो पूरा दिन ये है कि या कुछ घंटे आपकी जो ब्रेथ है वो फ्रेश रहती है। मैं उस पर्सपेक्टिव से जो नॉन मेडिकेटेड है, क्या वो भी नहीं इस्तेमाल करने चाहिए? वो भी क्या गुड बैक्टीरिया को किल करते हैं? जी बिल्कुल, आपको हमेशा जो भी माउथ वॉश यूज़ करना है, जो भी टूथपेस्ट यूज़ करना है, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। आपको हमेशा डॉक्टर से रिकमेंडेशन लेके उसके बाद लेना है वो अच्छा, चीज़। फिर ये जो कुछ ऐसे टूथपेस्ट हैं जो कि मेरा ख्याल है मेडिकेटेड हैं और नॉर्मली मार्केट में मिलते हैं और डेली बेसिस पे जो जिनका इस्तेमाल किया जा रहा होता है, इसका मतलब वो भी ठीक नहीं है? मुझे ऐसा आइडिया नहीं है कि कौन से ऐसे टूथपेस्ट हैं जिनका है, बट ये है कि जो हमें पता है, जिनके इंग्रेडिएंट्स हमें पता है, हम वही पेशेंट को नहीं, लेट्स recommend सपोज सेंसिटिविटी को ख़त्म करने के लिए अगर एक टूथपेस्ट है, बिल्कुल तो यूज़ कर सकते definitely हैं। वो, लेकिन मुझे मसला नहीं है कि सेंसिटिविटी का मत इशू use है, करो वो ना। वैसे कह रही हूँ कि नॉर्मली अवेलेबल होते हैं और हमें नहीं पता, हम नहीं देख रहे, हम उठाते जाते हैं, खरीदते और इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। तो वो तो इसका मतलब मेडिकेटेड है कि जिनकी को दांतों की सेंसिटिविटी का इशू है वो उनके लिए सिर्फ है, ऐसा ही है? एग्जैक्टली जिनको सेंसिटिविटी है, और वो भी हम लोग डॉक्टर्स असेस कर लेते हैं, हमारी प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट से और फिर असेस करके हम फिर गाइड करते हैं पेशेंट को। हाउ टू सिलेक्ट अ गुड टूथपेस्ट? ओके, इसके लिए ये है कि टूथपेस्ट में डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिनका हमें ख्याल रखना चाहिए। हमें सबसे पहले डॉक्टर से प्रॉपर हिस्ट्री फॉर्म फिल करना होता है, ठीक उसमें है। डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं जिनको देखकर हमें पता चलता है कि इस पेशेंट को कौन सा टूथपेस्ट रिकमेंडेड है। ओके, यानी ये नहीं कि आपको लाल कलर पसंद है, आप लाल टूथपेस्ट ले आए। नहीं नहीं ये नहीं, कोई चक्कर नहीं या है। फलाना फ्लेवर पसंद है तो बस वो बोलो बच्चों के मामले में तो समझ आती है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की। बस फ्लोराइड रिलीजिंग हो, बेसिकली हमारे जो दांतों है। में फ्लोराइड जो है उसकी। बट क्या मार्केट में ऐसे टूथपेस्ट मौजूद हैं जिसमें ऐसा कोई इंग्रेडिएंट होता है जो कि हमारे जनरल पॉपुलेशन के दांतों के लिए ठीक नहीं होता, या ओवरऑल सेफ है सारे टूथपेस्ट? सेफ है Okay. अगर हम उसको प्रॉपर अमाउंट में लें, पी साइज लें हम टूथपेस्ट, तो इट्स सेफ। ओके, अच्छा, ये भी मसला पूरा ऐसे बनाते हैं ना उसका पहले। बस मेन चीज़ है कि ब्रशिंग हाँ, का ख्याल ब्रशिंग रखें। टेक्निक, या कि आप किस brushing एंगल से ब्रश कर रहे हैं, True. कितनी देर ब्रश कर रहे हैं। हमारे यहाँ मसला है कि हमने टूथपेस्ट पे अच्छा मांझना सिलेक्ट कर है। लिया है। हाँ, तेज दांत मांजेंगे अच्छे से तसल्ली, जब तक ऊपर की पूरी लेयर नहीं, कोटिंग नहीं उतर जाएगी ना, हम तो इनेबल को पहले तो- डैमेज कर रहे होते हैं ना। ट्रू, वेरी ट्रू। और इसके साथ साथ गम्स भी डैमेज होती हैं, रिसेशन होती है, तो ये और चीज़ें देखते हैं फिर- समटाइम्स ना वो गम इतने आहिस्ता आहिस्ता स्वेल हो जाता है। एक तो हम उसे नॉर्मल समझ रहे होते हैं, दांत छोटे लग रहे होते हैं, हालांकि दांत असल में आधे छुप गए हैं स्वेलिंग ऑफ गम्स की नहीं। वजह अच्छा, से। ये ऑपोजिट भी होता है कुछ, ये भी हाँ, मैंने gums देखा ऊपर है चले जाते कि मैंने देखा है, आई डोंट नो, डॉक्टर साहब जरूर इस बारे में बताएगा कि या विद एज होता है, कोई बीमारी होती है, जेनेटिक्स में होता है कि जैसे जैसे आपकी एज होती है, आपके दांत आपको फील होता है जैसे बड़े बड़े दांत हो रहे हैं और आपकी गम्स ऊपर की तरफ जाते हैं। बिल्कुल, ये टर्म है रिसेशन, हमारी मेडिकल टर्म है रिसेशन। इसमें ये होता है कि विद एज भी हो जाता है। कुछ पेशेंट्स जो होते हैं वो बहुत एग्रेसिवली ब्रश करते हैं जिसकी वजह से रिसेशन हो सकती है। सही। इसके अलावा आप फॉर एग्जांपल एजेड लोग हैं जिनको रात को ब्रक्सिज्म है, दांत चबाते हैं आपस में, उनकी वजह से भी हो सकता है। तो इसके डिफरेंट रीजंस हैं। तो जेनेटिक्स बीच में रोल अदा नहीं, करता है? जेनेटिक्स का इसको इसमें- कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है? एक तो ये कि ब्रशिंग टेक्निक जो है उसको बेहतर करें, बट विद बिल्कुल। एज अगर ऐसा हो रहा है तो किन चीज़ों का ख्याल रखें कि प्रिवेंट हो सके? सबसे पहले हैबिट्स, इसका मेन कॉज ही हैबिट्स है। Okay. जो लोग आपस में दांत मिलाते हैं, लाइक ज़ोर से मिलाते हैं रात के टाइम, जिसको ब्रक्सिज्म कहते हैं, अक्सर पेशेंट्स आते हैं हमारे साथ। ओल्डर पेशेंट्स होते हैं जिनका ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं होती, जिसकी वजह से इनकी रिसेशन हो जाती है। तो इस चीज़ का हम थोड़ा ख्याल रखें। ओके। तो और हम देखते हैं कभी कभी आपके दांत बड़े कमज़ोर हो जाते हैं, आपने कुछ भी नहीं किया, आप कोई हार्ड चीज़ अगर आप खा रहे हैं या दांत पीस रहे हैं, लिटरली दांत टूट जाता है। मेरा नहीं हुआ। हो जाते हैं मोस्टली। जो पेशेंट्स आते हैं उनका होता है, ज़रूर होता है। इसमें डिफरेंट रीजंस होते हैं, बट इवेंचुअली हम डॉक्टर्स जो हैं उसका एक ट्रीटमेंट होता है जो हम फिलिंग भी कर सकते Okay. हैं, रूट कनाल कर सकते हैं, बट इनिशियल स्टेज पे आप अच्छा, जो दांत भुरभुरे दांत को कहेंगे या छोटे छोटे से चंक्स जो है वो दांत की, जैसे क्या बोलेंगे उसको, हाँ, छोटे छोटे पार्टिकल्स के निकल रहे पार्टिकल्स जो हैं, है pieces वो टूट रहे होते आपके, हैं। हाँ, कि वो आपके
आप अगर वैसे देखें तो आपको नहीं लगेगा कि वो दांत टूटा हुआ है, बट समहाउ कहीं ना कहीं आपके मुंह में आ रहा होता या है। शायद ये भी होता है वो जो कैलकुलस जमा होता है नहीं, वो कैलकुलस नहीं होता ना, अच्छा, वो नहीं फर्क, होता। हाँ Okay. फर्क है ना, जो मैं बात कर रही हूँ। एक दफा मैंने पहले भी सवाल के डॉक्टर में देखा वो कैलकुलस होता है, मैं कहा नहीं बात कर रही कैलकुलस, वाकई वो दांत के छोटे छोटे से ऐसे लगता है पार्टिकल्स मुंह में आ लगता है रहे ना दांत ठीक है। हैं। नहीं, जब आप जुबान अगर लगाते हैं ना दांतों पे तो वो आपको खुरदरा सा वो फील होता है, सो दैट आपको पता है कि वो वहीं से ही प्लस्तर particle सही नहीं गिरा है है। दांतों का ना। जी डॉक्टर साहब। जी जी बिल्कुल ये होता है। और ये अक्सर आप अगर कोई हार्ड चीज़ कर लें तो उससे ये होता है कि हम जस्ट उस जगह को स्मूथ कर देते हैं, सही, ठीक है, उसके अलावा तो इसका कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं होता है ऐसा। और दांतों में अगर किसी की नेचुरली हम देखते हैं लाइंस हैं या कलर ऐसा है तो उसका अब इलाज आ चुके हैं मार्केट में, आगे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि अब नहीं ठीक हो सकती? नहीं, बिल्कुल उसका इलाज Okay. है। क्रेज लाइंस होती हैं एनामल में, हम उसके लिए विनेयर्स करते हैं। लाइंस हट जाती है या ऊपर कोई कोटिंग आ जाती है? एक कोटिंग आ जाती Coating आ है, जाती ठीक है। है, हम थोड़ी सी उसकी ना कुछ की कटिंग करते हैं, कुछ की नहीं करते, और ठीक एक है। कोटिंग हो जाती है। एस्थेटिकली भी अच्छा लगता है और वैसे भी अच्छा लगता है। एस्थेटिक का वैसे भी आज चर्चा है जी। और हम तो ये कहते हैं कि अगर एस्थेटिक का ही सोच के आप चले जाएं डेंटिस्ट के पास लेकिन तो चले भी जाएं। अच्छी बात है। आपकी ज़रा हेल्थ उससे डिफाइन भी होती है। समटाइम्स ये भी होता है कि आप जाते हो तो सिर्फ दांत सीधा करवाने के लिए हैं, मालूम होता है कि 4 और मसले भी हैं, बिकॉज जब आपका मुंह खुलता है ना फिर मालूम होता है अंदर मसला क्या है। हाँ। सो डेंटिस्ट गाइड भी कर देते हैं आपको, और कुछ ऐसे मसले होते हैं जो कि वक्त पे अगर आपने उनको आइडेंटिफाई कर लिए, हल कर लिए तो वो ठीक भी रहता है, अदरवाइज चीज़ें ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे, इट्स ग्रेट हैविंग यू। आज का हमारा मौजूद था ओरल हाइजीन, बिलखुसूस बैड ब्रेथ से मुतालिक हमने बात का आगाज़ किया था। ये कितना ज़रूरी है कि सहरी के फ़ौरन बाद बजाय इसके कि आप इसका इंतज़ार करें कि अजान जब होगी मैं पानी पीऊँगा, ब्रश पहले कर लें, फिर पानी पी लीजिएगा, ज़्यादा ज़रूरी है। फिर अफ्तारी के बाद या जब भी आप रात में अगर डिनर कर रहे हैं और उसके बाद कुछ मीठा खा रहे हैं, सो मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग ब्रश और वो राइट टेक्निक के साथ आप ब्रश कर रहे हैं, बिकॉज अच्छा सा टूथपेस्ट सिलेक्ट कर लेना और इवन ब्रश सिलेक्ट करना काफ़ी नहीं है, किस वक्त कर रहे हैं और किस तरह कर रहे हैं ब्रश, ये बहुत मैटर कर रहा होता है। हम ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान रमज़ान स्पेशल। वेलकम बैक जी, राइजिंग पाकिस्तान रमजान स्पेशल में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और एक मल्टी टैलेंटेड खातून नहीं लड़की हमारे साथ मौजूद है, लड़की हमारे साथ मौजूद है। मुझे ख्याल है कि तुम्हें कौन बचाएगा? नहीं शी इज गुड फ्रेंड, तो मैं उनसे बच जाऊंगी और कोई मसला नहीं है। लेकिन बहुत ज़बरदस्त वो काम करी है सीधा खातून ही कह दिया। ये दो खवातीन के दरमियान आज ये किसी और मूड में, मैं आपको बता रही हूँ खवातीनों हजरात, आज शुक्र करो कि आज मैं आपको बात मेरा वो मोड सामने आया नहीं है। आज मैं एक बात बताती हूँ आपको। खवातीनों हजरात वो होता है ना, जब बचपन में ये होता था कि जब हम देखते थे कि टीचर क्लास में ही टीचर का मूड खराब होता था ना, तो हम सब स्टूडेंट्स मिलकर ये बात कहते थे कि आज टीचर की घर से लड़ाई हुई है, टीचर की अपने हस्बैंड से लड़ाई हुई है, हम यही बात कर रहे होते थे। तो आज श्वेब जब आए ना तो मेरे हस्बैंड से कोई लड़ाई तो नहीं हम हुई, सारे मेरा ये बात husband- करें कि आज लगता है बेगम ने सही फिर भेजा है। वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है ना, ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है होता है वो। ना। हाँ वो ये है ना, बड़ा छोटे को डांटता है या कोई मामला हो जाए छोटा उससे छोटे को, तो हमारे घर में ये हो सकता हुआ हो, आपके घर में भी होता होगा। जी जी, अरीबा कह रही है इस वक्त आपने ना मेरे सेगमेंट का टाइम मेरे से आपने जो है ना वो खाने की पूरी पूरी मैं कोशिश हो जरा रही है। ध्यान बटा रहा था कि अरीबा खातून की तो तरफ मैं ध्यान न चला जाए। अरीबा तो मेरे हमारे साथ मौजूद हैं, क्या जबरदस्त इनका काम है। एक्टिंग के हवाले से देखें, एनिमल राइट्स पे बहुत जबरदस्त काम करती हैं, और हम शॉर्ट वीडियोस में भी इनको देख रहे होते हैं। Different सोशल characters. मीडिया पे छाई हुई हैं, एज एन Yes. इन्फ्लुएंसर, एज ए कंटेंट क्रिएटर भी काम करिए। अस्सलाम वालेकुम अरीबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप दोनों कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो ठीक है, लेकिन जो बिल्कुल इन्होंने कहा था ये आपके बारे में, extra उस ठीक बारे में है। कुछ कहना चाहेंगी आप? लेट्स स्टार्ट विद दिस ठीक है ना, हम खवातीन भी तो हैं, हाँ, इसमें तो से क्या मुझे बात तो है? देखें असल उर्दू में तो खातून ही कहते हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एज। ये तो हम मुझे दिल को लगता है कि- बहलाने के लिए लड़की लड़की कह देते हैं। हाँ, अलग ये बात तो वही बात होगी, वीडियो सामने आई थी ना, किसी ने माइक में कहा उसे कि आंटी, उसने कहा आंटी आंटी किसे बुलाया, अभी तुम्हारी शादी भी नहीं हुई है। आप भी कह सकती है ये सबीन, मुझे खातून कहती है, अभी तुम्हारी शादी भी नहीं हुई है। नहीं नहीं, मुझे इस पे कोई एतराज नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपको कभी भी ना इन चीजों को, लेबल्स को या एज को इस्तेमाल करना चाहिए So इनसिक्योरिटी I प्रोजेक्ट। miserably failed.
मैं लड़ाई कराना चाह रहा था लेकिन हुई नहीं। आप पप्पो बन रहे थे। बनना मैं नहीं, दैट मींस मेरे में वो बनने के ट्रेड्स ही नहीं नहीं मैं है, बता रही हूँ, इनको घर में मौका नहीं मिला हुआ, आजकल नहीं मिल रहा है इनको मौका, तो ये इधर आके अपना मौका मुझे जो मौका मिल रहा है मैं उसे अवेल सही नहीं कर रहा, काम खराब हो जाता है। नहीं, मैं घर की बात यहाँ क्यों कर रहा हूँ, मैं नहीं करूंगा, सवाल करो। हम एक फर्ज कर रहे थे, ऐसा हाँ, कुछ ऐसा सच्चाई कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी वी आर नहीं हैविंग अ हैप्पी लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल जी। अच्छा, मिलजुल के काम करते हैं, मैं खाना बनाता हूँ वो खाती है। फिर कहेंगे घर की बात नहीं करनी थी। सो आइडियल। अच्छा, अरीबा, बड़े जबरदस्त इस वक्त आपके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। 2 प्रोजेक्ट्स स्पेशली मेरे ख्याल है मोहम्मा में बहुत जबरदस्त फॉलो कर रही हूँ इस वक्त, और क्या ड्रामा है, सबा एंट्री का आई हाल। है अरीबा की, और उसमें आपकी एंट्री बताइएगा, क्या एक्सपीरियंस है ओवरऑल? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है क्योंकि जो टीम है मोअम्मा की, एक्सेप्ट फॉर द डायरेक्टर शकील भाई, उनके साथ पहली दफ़ा काम कर रही हूँ, लेकिन उस्मान मुख्तार, सबा कमर, इन सब के साथ तो पहले काम किया हुआ है पामाल में, और फिर सबा के साथ पागल खाना भी किया था। इट इज़ अगैन अ ग्रेट एक्सपीरियंस, ऑलवेज अ डिलाइट वर्किंग विद सबा। बहुत कुछ सीखने को मिलता है, शकील भाई से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा जा रहा है। आई होप सबको अच्छा लगे। सब बहुत एंजॉय कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट को एक्चुअली। जब आपको ऑफर हुआ मोहम्मा का ये कैरेक्टर, तो व्हाट वाज दैट फर्स्ट थिंग जिसकी वजह से आपने कहा फाइन आई विल डू इट? अच्छा, एक्चुअली मैं कुछ अरसे से ब्रेक पे थी, मैं नहीं कर रही थी प्रोजेक्ट्स, बिकॉज मेरी रिसर्च साथ साथ चल रही है, मैं बहुत मसरूफ़ थी उसमें। लेकिन मुझे जब कॉल आई तो वो काफ़ी इंसिस्ट किया उन्होंने, और आफ्टर आई थिंक तकरीबन 1 महीने के बाद उन्होंने दोबारा मुझे कॉल की कि बता दो, कर लो प्लीज़। तो जब मैंने कैरेक्टर वगैरह पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ओवर मेरा कैरेक्टर से ज़्यादा ना मुझे वो कहानी बहुत अच्छी लगी मोहम्मा की, बिकॉज बहुत डिफरेंट है। हम लोग इस तरह के टॉपिक्स को बहुत कम टच करते हैं। और अभी भी क्रिटिसिज्म तो अपनी जगह पे है, लेकिन देखें एग्जिस्ट करती हैं ऐसी स्टोरीज, एंड बिल्कुल। देन इट्स अ स्टोरी, हाँ। और उससे आप जो सीख सकते हैं आपको वो सीखना चाहिए, एंड इट्स बिल्कुल। समथिंग डिफरेंट। हाँ, हम लोग बहैसियत माशरा रेडी नहीं है कि कोई भी हमें आईना दिखाए। जिस तरह हम बहुत कंट्रोवर्शियल रहे मंटो साहब उनकी, लेकिन जब आप मंटो को पढ़ेंगे तो आपको रियलाइज़ होता है कि वो असलियत को, उसका आईना ही दिखा रहे हैं माशरे को। सही बात है। तो जब भी हम इस तरह के कोई प्रोजेक्ट लेकर आते हैं तो जाहिर सी बात है क्रिटिसिज्म का हमें खुद भी पता होता है कि होगा, बिल्कुल। लेकिन समझने वाले फिर भी समझ लेते हैं। लेकिन मैं ये इस बात पे हैरान होती हूँ कि पहले कहते हैं हमें कुछ डिफरेंट देखने को नहीं मिल रहा, और जब हाँ। डिफरेंट देखने को मिलता तो है हजम नहीं करते। हजम हाँ। नहीं हो रहा होता कि जी चेंज हम एक्सेप्ट तो करें किसी तरह, बट क्या ज़बरदस्त ड्रामा है, क्या उसकी स्टोरी लाइन है, एट द सेम टाइम जानदार एक्टिंग, ज़बरदस्त एक्टिंग। जिस आप कैरेक्टर की बात करें उसमें बेहतरीन, इंक्लूडिंग यू, आपका Thank काम। you. अच्छा अरीबा, आपको प्रेशर फील हुआ था इसका कैरेक्टर आपको जब ऑफर हुआ था? ठीक है, करना नहीं चाहती तो वो अलग सबा बात, कमर बट का माजी। सबा ने उनका माजी दिखाया हुआ है, और हाँ, मैं obviously- उनकी माजी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा यूँ हूँ क्योंकि मैं उनकी बचपन की सहेली हूँ। और होती है ना कुछ ऐसी हमारी फ्रेंडशिप्स जिसमें हम बहुत कन्फाइड करते हैं, उसको हर चीज़ पता होती है हमारी ज़िंदगी की। बेसिकली वो एक सोल सिस्टर होती है, तो उस तरह का कैरेक्टर है। शी नोज़ एवरीथिंग, प्लस वो फैमिली में बहुत जेल्ड इन है सबा की। तो क्योंकि मोहम्मा की कहानी इस तरह की है कि वो बिछड़ गई है अपनी फैमिली से, बट जो मेरा किरदार है, जो सहेली है, वो जाहिर सी बात है वो एक ब्रिज है। वो घर की भी घर भी जाती है, Connection वहाँ देखती पर है, भी और है। सबा से भी, मतलब जहाँ आरा से भी। तो और प्लस जहाँ आरा का जो माजी जितना भी रहा है उसको सब कुछ पता है। तो कहीं ना कहीं होता है ना कि सहेलियाँ भी आउट ऑफ अ गुड हार्ट कोई चीज़ करती हैं, लेकिन कुछ चीज़ों के कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। वो सब आप फिर कहानी में देखेंगे आगे। और हाँ, जितना अभी तक देख चुके हैं उसको हाँ। एंजॉय करें, बाकी ज़रा आगे बहुत चीज़ें आएंगी। लेकिन ये अरीबा, ये होता है जो फॉलो कर रहे होते हैं इस ड्रामे को, स्पेशली योर क्लोज फ्रेंड्स एंड फैमिली, वो पूछते हैं अरीबा अगली किस्त में क्या होना है। हाँ, सब पूछते हैं। बल्कि पामाल के ना बहुत ज़्यादा, क्योंकि पामाल हिट हुआ था, तो मुझे हर कोई मतलब पूछता था। इवन जो लोग कहीं बाहर भी मिलते थे ना, फैंस वगैरह, वो कहते थे प्लीज़ एंडिंग बता दें पामाल की क्या है, जिंदा रहेगा तो नहीं कहती रहेगा। थी कि हाँ। तो मैं मेरा एक वो जुमला हो गया था, मैं हर किसी को कहती थी मुझे तो नहीं पता, डायरेक्टर ने नहीं बताया कि क्या होगा। तो वो कहती थी आपने बगैर पढ़े ड्रामा ही कर लिया। बल्कि आप फैमिली को भी रिवील नहीं कर सकते, ऐसा ही हाँ, है, मैं या नहीं हल्का-फुल्का? बताती हूँ क्योंकि अगर बता दिया फिर मेरी अम्मा वो क्योंकि इतनी ज़्यादा एंटरटेनमेंट की तरफ नहीं है, ड्रामाज वगैरह इतने नहीं देखती, ज़्यादा एकेडमिक है मेरी फैमिली। तो मुझे अगर मैं अम्मा को बता दूंगी तो मुझे पता है उन्होंने देखना ही नहीं है, तो फिर मैं कहती हूँ कि एक तो मेरा फ़ैन घर का देख लेना मेरा ड्रामा। हाँ, सही बात है। अच्छा, पामाल में आपके नेगेटिव कैरेक्टर था हाँ। ओवरऑल, तो
मुश्किल हुआ था वो प्ले करते या उसको एंजॉय करती हैं ज़्यादा एंड देन पॉजिटिव कैरेक्टर को? हाँ, मुझे लगता है क्योंकि असल ज़िंदगी में भी ना हम मुकम्मल तौर पे एक क्या कहते हैं ना पॉजिटिव होते हैं, ना हम मनफी होते हैं, हम ग्रे कैरेक्टर्स होते हैं ना असल ज़िंदगी में भी। कुछ चीज़ें हम किसी की ज़िंदगी में गलत कर देते हैं, कुछ अच्छी कर देते हैं, कुछ गलत हो जाता है कब आप लाशऊरी तौर पे कर देते पर हैं। इंसान है ना, फरिश्ते तो नहीं है। बिल्कुल। तो देयर इज़ ऑलवेज मार्जिन। अब जो पामाल का कैरेक्टर था वो एक्चुअली ऐसा लिखा नहीं गया था कि वो नेगेटिव है। अगर जिन लोगों ने भी ड्रामा देखा है, समहाउ कहते हैं ना कुछ लोग ऐसा कर रहे होते हैं जो वो डिज़र्व करते हैं कि कहीं उनके साथ हो जाए गलत, वो सबक भी सिखा रहा होता है उनको। तो आई थिंक रज़ा के लिए ज़रूरी था उसके कैरेक्टर की डेवलपमेंट के लिए कि महमल उसके साथ ये सब करती। तो महमल जाहिर सी बात है आउट ऑफ अ वेरी मलाइन प्लेस कर रही थी, एक नेगेटिव उसमें, लेकिन रज़ा के लिए वो सबक था। उस चीज़ ने उसको सिखाया फैमिली की वैल्यू, बीवी की रिस्पेक्ट, बीवी उसका के तकद्दुस इंडिपेंडेंस, रिश्ते सबसे का। बड़ी बात कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से एम्पावर करना होता है अपने घर बिल्कुल। की खातून को। एक चीज़ के लिए जब हम कहते हैं ना शुएब, अक्सर हमने नोट किया घरों में भी अपने के कोई मैकेनिक का काम है या कोई और चीज़ है तो हम कहते हैं अच्छा छोड़ दो मैं कर लूँगा, ये मर्दों के काम है। कुछ देखिए बुरे वक्त का कभी पता नहीं होता। और आपने उसमें बड़ा दुरुस्त सब कहा, आना चाहिए। सब आना चाहिए। आजकल देखिए हम ये बात तो बहुत करते हैं कि क्या आपकी बच्चियां ड्राइव कर रही हैं, बाइक चला रही हैं, और जब कर रही होती हैं हम उसको बड़ा एंजॉय करते हैं, बड़ा प्राउडली बताते हैं कि माय डॉटर और माय सिस्टर और माय वाइफ, जो भी आपका फैमिली मेम्बर है वो इंडिपेंडेंट है। लेकिन जो एक्चुअल स्किल्स होते हैं ना, वो टायर चेंज करना, इंजन को चेक करना, तेल पानी चेक करना गाड़ी का, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो जनरली नहीं बताते। कहीं जाना होगा, अच्छा मैं चेक करता हूँ, तुम फिर चली जाना, ये हो जाता है ना। कमिंग टू अनदर प्रोजेक्ट अरीबा, रमज़ान में क्योंकि हर चैनल पे हम देखते हैं आजकल रमज़ान सीरियल चल रहे होते हैं और आप भी कर रही हैं हिरा के साथ और उसामा खान के साथ, हाउ इज़ दैट एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा, क्योंकि उसामा से भी तो मेरी दोस्ती भी पुरानी है। हिरा के साथ मैं पहली दफ़ा काम कर रही हूँ, बट उनकी एनर्जी बहुत अच्छी है। लाइक शी इज़ लवली, शी इज़ वेरी बबली, इतनी चुलबुली सी हैं और बहुत मज़ा आता है उनके साथ। और मैं पहली दफ़ा कोई ऐसा रमज़ान का वो कर रही हूँ जो कि 30 एपिसोडियल डेली चलेगा। अच्छा, तो वो फीडबैक भी रैपिड होता है क्योंकि डेली एक नया एपिसोड आ रहा है। तो मज़ा आ रहा है, अल्लाह का शुक्र है। शूट करते हुए तो हमें बहुत मज़ा आया। हमने बड़ा सख्त सर्दी में शूट किया और मरी में, तो वहाँ तो बहुत ठंड थी, तो लेकिन हमने बस निकाल लिया किसी तरह। अब तो वही बात है ना कि हमने तो डिश पेश कर दी है, अब चखने वालों और पे है जितना कि भी तक कैसा आया लोगों ने लगता बड़ा है। पसंद किया, लेकिन ज़रा भी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा है। इससे पहले आपने एक बात की ना कि एकेडमिक फैमिली से माशाल्लाह आपका ताल्लुक है। एकेडमिक फैमिली में एकदम से एक शख्स कहे जी मैं तो एक्टिंग, कंटेंट, टेलीविज़न, सोशल मीडिया, एक्सेप्टेंस रही शुरू से? मेरे राइट अवे नहीं थी, विच इज़ अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि जाहिर सी बात है एक ऐसा ख़ानदान हो जहाँ पे सब ही कोई भी मतलब 16th ग्रेड से नीचे नहीं है, सब ग्रेजुएटेड हैं सब। तो मुश्किल ये था बिकॉज उन्होंने कभी इस करियर को उस लॉन्गजेविटी में नहीं देखा। उनको कभी लगा नहीं कि ये करियर प्रॉपर करियर भी है। हाँ, कि ये एक प्रॉपर करियर भी है। और दूसरा ये स्पेशली सोशल मीडिया, क्योंकि हमारे पेरेंट्स के लिए बड़ी नई चीज़ है। Yes. हमने तो फिर भी एक्वायर कर लिया इसको ग्रोइंग अप, पर उनके लिए तो एक बिल्कुल एक शौक ही है उनके सिस्टम को। तो व्हेन आई सेड, तो मेरी मदर बड़ी कंफ्यूज थी कि आर यू श्योर इसमें सस्टेनेबिलिटी है कि नहीं, क्योंकि तुमने इतना पढ़ा है और उस चीज़ को छोड़ना नहीं। तो मैंने कहा नहीं, आई थिंक आई कैन मैनेज दिस, मैं दोनों चीज़ें कर सकती हूँ हैंड इन हैंड। और मुझे पर्सनली था कि आने चाहिए ऐसे लोग जो कि अपना होमवर्क करके आए, जो रिसर्च बेस्ड हों, जो काम जानते हों, चीज़ें समझते हों, क्योंकि हम लोग फिर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे अगर हम खुद ही पढ़े लिखे ना हो। तो आई थिंक हर फील्ड को ज़रूरत है कि वो अपग्रेड करे। और पढ़े लिखे लोग हमारी इंडस्ट्री में हैं, पढ़ी लिखी फैमिलीज से हैं। हाँ, माशाल्लाह बहुत है। माशाल्लाह बहुत। मावरा को आप देखें, उन्होंने लॉ पढ़ा हुआ है। दुर फिशा की अगर बात करें, और इसके अलावा हमारे पास मल्टीपल, अब जितना भी मेरा ख्याल है इस वक्त हमारे पास प्रेजेंट वो हैं, हर कोई बहुत अच्छे तरीके से या पढ़ा हुआ है और या अभी स्टिल साथ साथ पढ़ भी रहे हैं। पढ़ भी रहे हैं, तो वो टैलेंट तो आपका टैलेंट है। और एज अ करियर भी जो लेके चल रहे हैं, उन्होंने प्राइमरी करियर रखा है एक्टिंग को अपना। एग्जैक्टली। तो हमेशा ये हम कहते हैं कि डिग्री जो है ना, वो एक नॉलेज है ना, पढ़ाई आपकी शख्सियत के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है।
बट स्कोप एंड देन आपका टैलेंट अगर किसी और चीज में है तो आप एज अ करियर उसको परस्यू कर सकते या हैं। शौक, अगर शौक है आपको तो आप उसे करियर क्यों ना बनाए। छोटी सी ना ब्रेक ले बनाएं? लेते हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे फिर हम जरा कोशिश करेंगे कुछ हम शरारतें करें रीबा के साथ, कुछ ऐसे सवाल करेंगे, फिर हम देखेंगे रीबा के आए मुझसे क्या पूछ लिया। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान रमजान स्पेशल। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान रमजान स्पेशल में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। अरीबा तिरमिज़ी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम कर रहे हैं गपशप। ब्रेक में भी हमने कुछ बातें पूछी जिस पे वो थोड़ा सा ब्लश कर गई थी, तो हमने सोचा कि वो बात अब हम ऑन एयर ही पूछेंगे। पूछें। ऑफ कोर्स आई विल। अरीबा, क्या वाकई आज की जो एक इंडिपेंडेंट लड़की की मैं बात करता हूँ, एम्पावर्ड लड़की की मैं बात करता हूँ, वो शादी के नाम से घबराती है? इज इट ट्रू? मैं आप एक केस में नहीं पूछ रहा, मैं जनरल पूछ रहा हूँ। ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ, ना ये है ऐसा कि अगर कोई इंडिपेंडेंट है तो उसको कंपेनियनशिप की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। आई थिंक इंडिपेंडेंस जो होती है इट्स अबाउट कि आप मुश्किल वक्त में या कभी भी, क्योंकि हालात का नहीं पता होता, सही बात है, आप खुद को कैसे लेके चल रहे हैं वो बहुत मैटर करता है। और क्योंकि शुरू से ऐसा रहा है, हमारा पेट्रियार्कल थोड़ा सा सिस्टम रहा है, तो उसमें यह कि मर्द कमाने वाला होता था, मर्द ही हर चीज़ कर रहा है, बाहर के काम भी सब कुछ। तो फिर जब घर का कोई सरबराह चले जाता था तो ख़वातीन जो होती थी वो बच्चों को अकेले पालना, ना वो पढ़ी लिखी है ना वो कमा सकती हैं, तो डिपेंडेंसी बहुत थी। जब आप डिपेंड करते हैं तो फिर ज़िल्लत भी आती है साथ में। तो आज इंडिपेंडेंस का मतलब ये नहीं है कि ख़वातीन शादी से भाग रही हैं। आई थिंक इट ओनली मीन्स दैट दे आर मोर इक्विप्ड कि वो किस तरह मुश्किल हालात में खुद को, बच्चों को लेके चल सकती हैं, खुदा ना खास्ता अगर शौहर को कुछ हो जाए। सही बात है। और मेरे ख्याल से इंडिपेंडेंस आपको एक और चीज़ ये सिखाती है, इट टीचेस यू द वैल्यू ऑफ कंपेनियनशिप। एब्सोल्युटली। क्योंकि जब आप डिपेंड नहीं कर रहे होते तो फिर आप अगले बंदे से एडिशंस होती है ना आपकी ज़िंदगी में। जब कोई ऐड कर रहा होता है ना चीज़ तो आप उसको ज़्यादा वैल्यू करते हैं। जब आप मोहताज होते हैं ना किसी के ऊपर, फिर वो एक थैंकलेस रिलेशनशिप बन जाता है जिसमें आप इतने अप्रिशिएटिव नहीं होते। ओवरबर्डन भी कर रहे होते हैं किसी को, इमोशनली भी कर रहे होते हैं, फाइनेंशियली भी कर रहे होते हैं। ये भी चीज़ आई थिंक हमें करनी चाहिए ऐड ऑन, क्योंकि अक्सर यही होता है कि ख़वातीन को इंडिपेंडेंस सिखाई नहीं जा रही होती है। और ठीक है, पेरेंट्स तो कर लेते हैं जैसे भी है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस आपके पार्टनर से आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और आज के दौर के लिहाज से अगर बात की जाए तो एक मर्द पे भी बहुत बर्डन है, वो इमोशनली भी है, स्पेशली फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा है। उसमें अगर खातून साथ नहीं देती, दो कि मैं बिल्कुल इस बात को नहीं कहती, खातून पे फ़र्ज़ नहीं है कि वो फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट करे, लेकिन इमोशनली उसे कंट्रीब्यूट करना चाहिए हर तरह से। और या कोई ऐसी चीज़ें छोटी मोटी जो वो खुद से कर सकती हो, पानी लेके आ जाना या इस तरह से, हमें ये छोटी छोटी चीज़ें भी ना सिखाई जाती हैं। अच्छा, ये तो मर्द का ही काम है, हमारा काम नहीं है। तो मुझे लगता है यहाँ पर जो कंपेनियनशिप वाली बात आप करिए ना, वो ऐड हो जाती है। और जब ओवरबर्डन नहीं है कोई भी एक पार्टनर, तो आपका रिलेशन बहुत अच्छा चलता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जाहिर सी बात है वो आपके अंदर भड़ास बिल्डअप नहीं होती ना, फ्रस्ट्रेशन, आप फिर वो कभी भी उस तरह वो प्रेशर कुकर फट नहीं जाता। क्योंकि इन माई एक्सपीरियंस व्हाट आई हैव सीन अराउंड मी इज़ कि जब बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी होती है, और एक कैरेक्टरिस्टिक यही शादी होती है कि मर्द कमा रहा है और औरत घर देख रही है। बट देखें, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत सारी ख़वातीन जो होती हैं नेचुरली मे बी दे डोंट वांट टू डू दोज थिंग्स जो उन पे लागू कर दी गई हैं, या वो किसी और डिपार्टमेंट में, किसी और फील्ड में ज़्यादा स्किल्ड हैं, तो फिर वो उस तरह घर के निज़ाम को नहीं देख रही होती। एंड जाहिर सी बात है क्योंकि फिर इतने रोल सेग्रीगेट हो चुके होते हैं कि ब्लेम गेम चल रही होती कि मेरा तो काम है कमाना, तुम्हारा काम है घर देखना। आई थिंक थोड़ा थोड़ा करके, अगर अभी हेल्दी रिलेशनशिप का यही है कि अगर दोनों मियाँ बीवी कमा रहे हैं, देन दे हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग कि यार चलो, अगर आज जिसने खाना बनाया है तो मैं बर्तन धो देता हूँ, मैं टेबल सेट कर देता हूँ, मैं ये कर देता हूँ। तो यू कैन हेल्प ईच अदर आउट इन लिटिल टास्क्स, एंड देन आप देखते हैं, वो कहते हैं ना 4 hands आर बेटर देन 2। तो वही वाली बात है कि जब आप मिल बांट के काम कर लेते हैं, अच्छा हो जाता है, रादर देन एक पे एक चीज़ थोप दो, दूसरे पे दूसरी थोप दो, क्योंकि एक ही बंदा प्रॉपरली हर चीज़ नहीं कर सकता। एब्सोल्युटली, मिलजुल कर जब आप काम करते हैं वैसे चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। अरे आप बड़ी अच्छी काउंसलिंग भी करती हैं ना आप, ये हमने सुना है आपके बारे में। तो ऐसा भी होता है कोई जिस फ्रेंड की शादी हुई हो, कोई कज़न की शादी हुई हो, और उसने भी कॉल करी, भाई ये देखो ना इस तरह हो गया, मेरी सास ने मुझे ये कह दिया है, मेरी नानी ने मुझे ये कहा, वो हस्बैंड ऐसे करते हैं, और फिर आप उसे गाइड करती हो, एंड हाउ डू यू डू दैट? राब्ता करने वाले यार ये क्या चीज़ है? हाँ एक्चुअली
मैंने जैसे लास्ट टाइम मैं आई ना शो पे, तो मुझे अभी तक याद है, एक तो क्योंकि मेरी मेमोरी बड़ा कर्स है, ये मेरी मेमोरी बड़ी अच्छी है। ये तो अच्छी बात है। अगर ऑनेस्टली बताऊं, मियाँ बीवी की आपस में लड़ाई होती है, मैं हमेशा अपने फ्रेंड्स को ये कहती हूँ कि प्लीज़ आप अपने पार्टनर से जाके ही बात करें, आप कम्युनिकेट करें इज्जत से, प्यार से, एंड सी इफ़ हाउ दैट गोज़। क्योंकि मेरे ख्याल से मियाँ बीवी के बीच में तीसरा शैतान होता है, तो मैं वो नहीं बनना चाहती, क्योंकि मैं अपने सब्जेक्टिव ओपिनियन से किसी का रिश्ता ख़राब कर दूं। अब इसमें हमें आपने तीसरा शैतान के पता नहीं कौन कौन से रिश्ते सामने आए थे हमारे। मैं वो सोच रही हूँ कि लेकिन हाँ, मेरी अक्सर फ्रेंड्स वगैरह पूछती हैं, बल्कि क्वाइट रिसेंटली मेरी एक फ्रेंड है, उसका अभी नई नई शादी हुई है, तो थोड़ा सा वो अपनी मदर इन लॉ के साथ थोड़ा नहीं हो पा हाँ नहीं हो पा रही थी। तो मैं हमेशा एक चीज़ कहती हूँ, देखिए हम घर में भी रहते हैं, बहुत सारी चीज़ों पे मैं और मेरी वालदा भी इख्तलाफ करते हैं, मेरा भाई और मैं भी इख्तलाफ करते हैं, हालांकि हम तो खूनी रिश्ते हैं, जाहिर सी बात है, उन्होंने मुझे पैदा किया, मैं उनके साथ रही हूँ, अपने भाई के साथ बड़ी हुई हूँ, बट इख्तलाफात होते हैं। अब आप किसी नए एनवायरनमेंट में गए हैं, जाहिर सी बात है उनको भी समझना चाहिए कि एक लड़की आई है, ऐड हुई है हमारी फैमिली में, हमने भी इसको स्पेस देनी है, और आपने भी समझना है कि मैं उनके घर में एक एडिशन हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें मैंने भी सीखनी है कि उनका तर्ज ज़िंदगी कैसा है, रहन सहन सब कुछ, और उसमें मैं किस तरह एक किरदार निभा सकती हूँ। तो मैं आई थिंक अच्छा काउंसल कर लेती हूँ। अब मामला बेहतर हो गया उधर के? हाँ, उधर के अल्लाह का शुक्र है। हाँ, अल्लाह का शुक्र है। देखिए समटाइम्स वाकई ये होता है कि हम अक्सर ये बात करते हैं कि यार कोई इंटेंशन नहीं होती किसी की कि किसी के लिए ज़िंदगी मुश्किल करनी है, बट समहाउ हर बंदे की अपनी इंडिविजुअलिटी होती है, अपनी एक सोच होती है, अपना एक तर्ज ज़िंदगी होता है, और जब ज़ाहिर है दो डिफरेंट लोग इकट्ठे, मैं मियाँ बीवी के कॉन्टेक्स्ट में तो बात कर रहा हूँ, बट अदरवाइज़ भी और भी रिश्ते होते हैं ना, ज़ाहिर है घर में देवरानियाँ भी हैं, जेठानियाँ भी हैं, सास भी, अगर आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, समझने में थोड़ा सा वक्त लगता है, और ये दोनों साइड के लिए इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ मसला है कि हम कहते हैं जो वो दूसरे घर से है ना, उसी ने सारा एडजस्ट करना है, उसी ने अंडरस्टैंड करना है, हम नहीं चेंज करेंगे अपने आप को। हालांकि इट्स समथिंग सब मिलकर एक दूसरे के लिए स्पेस क्रिएट करनी है, अंडरस्टैंड करना है। किसी को जल्दी उठना पसंद है, अच्छी बात है, किसी को नहीं पसंद, उसको कोई बात नहीं, हाँ। देर तक सोने दें, इट्स ओके। क्या पता वो रात को वर्क फ्रॉम होम है उनका, यू नेवर नो, आजकल इतने काम है आपके, डिजिटल मार्केटिंग इतनी है, इतने लोग ई कॉमर्स कर रहे होते हैं, बहुत सी खवातीन घर में हम देखते हैं काम करें और रात को बेचारी नहीं सोती। अब सास एक्सपेक्ट करें कि रात को काम भी कर रही है, पूरा यूएस मार्केट में उसका चल रहा है, और सुबह उठ के वो शौहर को भी कहे खा के जाओ, तो ज़रा मुश्किल हो जाता है। हाँ, सो अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी होनी चाहिए। डेफिनेटली होनी चाहिए, और मेरे ख्याल से सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप शादी से पहले हम बड़ा कहते हैं कि दोनों पार्टनर्स मिलें, बात करें। आई थिंक फैमिलीज़ को भी आपस में मिलना चाहिए, क्योंकि शादी के बाद जो फैमिली के कस्टम्स और कल्चर और जो प्रैक्टिसेस होती हैं ना, वो बहुत इफेक्ट करती हैं एक रिलेशनशिप को। तो यू शुड नो कि जिस घर में आप ब्याह के जा रहे हैं उधर के क्या वैल्यूज हैं, क्या इसमें एक इशू और भी है, आई डोंट नो आपने उसको देखा है नहीं देखा, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि आज भी जब एक लड़की बहुत वोकल होती है ना, और वो शेयर करती है कि अच्छा मैं ज़िंदगी को इस नुक्ता नज़र से देखती हूँ और मैं काम को इस तरह से रखती हूँ, और दैट्स हाउ आई सी एंड परसीव थिंग्स, नहीं है एक्सेप्टेंस, ना मर्द की तरफ से एक्सेप्टेंस है, ना इन लॉज की तरफ से एक्सेप्टेंस है। आई डोंट नो, स्टिल ये जो मेरी ऑब्जर्वेशन लोगों के बारे में, हालांकि पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, लेकिन ना जाने क्यों ये एक्सेप्टेंस आज भी नहीं है कि लड़की पहले से बताए कि अच्छा मैं इस तरह से वो कहते हैं लड़की तेज है, ये हाँ, word ये use मसला है। इतनी हाँ, तेज लड़की तेज है, हम लड़की क्यों है। लेके आए। अब तेज लड़की की ये डेफिनेशन है कि मतलब वो लड़की जो अपने राइट्स के बारे में हाँ, बात कर वो तेज सकती समझते हैं हो, उसको। वो बताए कि मेरी ये आइडेंटिटी है और मैं ये चाहती हूँ, वो तेज का लक़ब ले बिल्कुल। लेती है। देखिए हम बहुत दफ़ा ना एक चीज़ भूल जाते हैं कि आइडेंटिटी जो है इंसान के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है। सही बात। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर का एक कॉल है कि उसे कोई ग़ुलाम नहीं बना सकता जो अपनी माँ की कोख से आज़ाद पैदा हुआ है। ये चीज़ सिर्फ स्लेवरी पे नहीं है, ये जंजीरों की बात नहीं है, ये सोच की भी बात है। सही बात। अगर पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हो चुका है, तो मेरे ख़्याल से हर आज़ाद शहरी को हक़ है कि वो तालीम हासिल करे, अपनी ज़िंदगी के बारे में फ़ैसले करे, उस अपने लिहाज से जिए। लेकिन हमारे यहाँ ये जो माइंडसेट है, एक्चुअली हम थोड़ा सा रिग्रेस्ड माइंडसेट है ना। कोई भी औरत अगर अरे पढ़े लिखे को तो छोड़ दें, आप
पुराने ज़माने की कुछ एग्जांपल्स कभी दादी वगैरह ने बताया होगा, उस ज़माने में जो पढ़ी लिखी नहीं भी थी, अगर वो भी थोड़ा सा अपने लिए बोल देती थी तो बात किरदार पे आ जाती है। और सबसे आसान चीज़ है हमारे माशरे में एक औरत के किरदार के ऊपर कीचड़ उछालना। एब्सोल्युटली। अगर वो पढ़ी लिखी है तो बहुत सारे लोग कहते हैं यूनिवर्सिटी में पढ़ी है, को एजुकेशन है, इसकी तो बड़ी दोस्तियां रही होंगी। आपको क्या पता बच्ची कितनी मेहनत से पढ़ रही है, उसने किस तरह पढ़ाई की, चीज़ें मेंटेन की। फिर जब वो जॉब कर रही है तो हस्बैंड्स, ससुराल वगैरह सब ये सोचते हैं, इवन ब्रदर्स वगैरह सोचते हैं कि ये कुलीग्स के साथ फ्री होगी, उनके साथ हैंग आउट करेगी। we never understand कि a man's hard work is also equal to what a woman does। बल्कि बहुत सारी फील्ड्स में ख़वातीन को मर्दों से डबल मुशक्क़त करनी पड़ती है जहनी तौर पर, स्किल्स के तौर पर, अपने आप को मनवाने के लिए। क्योंकि उन्हें स्किल्स भी अपनी दिखानी है, उनको माइंडसेट भी चेंज करना है, और उनको नो मैटर व्हाट आप जो मर्जी कहें मिसोजिनी को डेली बेसिस पे फाइट करना है और बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आप सोचें, मैं बात करी थी एक सीईओ से कुछ अर्सा पहले, तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी कंपनी में ये इतनी जेंडर इनइक्वालिटी क्यों है, ख़वातीन कम हायर की हैं आपने और मर्द ज़्यादा हायर किए हैं, हालांकि उस फील्ड में तो मेरे ख्याल से ख़वातीन ज़्यादा फ्लरिश कर रही हैं, मेडिसिन में। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि हम लड़कियों को इसलिए कम हायर करते हैं क्योंकि जब उनकी शादियां हो जाती हैं तो हस्बैंड्स कहते हैं काम नहीं करना, तो वो जॉब छोड़ देती हैं। फिर अगर बच्चे हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है मदरहुड है, और बाप कभी भी लीव नहीं लेता, यूजुअली द मदर हैज़ टू एंड अप विद द मैटरनिटी लीव, जो कि उसका हक है वो ले। लेकिन आई थिंक फादर शुड ऑल्सो बी मोर सपोर्टिव, तो वो हीलिंग टाइम थोड़ा कम हो जाता है जब आपके साथ पार्टनर भी सपोर्ट में हो। तो उन्होंने कहा कि लड़कियों को हम हायर तो कर लें, पर इतने सारे बाद में जो चीज़ें आती हैं ना, द बैगेज दैट कम्स विद इट, तो फिर हम कोशिश करते हैं लड़कों को हायर करें। अरीबा, ये बात ठीक भी तो है एक हद तक, ये चीज़ ठीक नहीं है कि हायर नहीं किया जाता, बट देखें ये चीज़ भी एग्जिस्ट करती है। कोई भी बिजनेस है वो लॉस नहीं बर्दाश्त करता, और वो यही सोच रहा होता है। अब इसकी रूट कॉज की तरफ अगर जाते हैं, ये चीज़ एक औरत के घर से शुरू होती है, यही बात, उसको सपोर्ट नहीं मिलती। आप देखें हमारी कितनी डॉक्टर बहू सबको चाहिए, डॉक्टर बहू जब मिलती है आपने उसको प्रैक्टिस करने नहीं देना, क्योंकि वो मेल पेशेंट्स को भी ट्रीट करेगी। क्यों वो मेल पेशेंट्स को ट्रीट करे? हॉस्पिटल में आपका डिस्टर्ब हो जाएगा, जब तो आप लंबी कॉल, हॉस्पिटल में किस तरह के लोग होते हैं, लेट्स बी रियलिस्टिक, ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं हमारी सोसाइटी में, ये हमारी माइंडसेट है। तो ये चीज़ सिर्फ प्रोफेशनल उस तक प्रोफेशनल रिलेशन में तो या उस फील्ड में तो वो चीज़ रिफ्लेक्ट करती है। वो तो उसके साइड इफेक्ट्स जो नज़र आ रहे होते हैं, जो मेंटल ट्रॉमा से खातून घर से गुजर रही होती है, आपने उसके ऊपर घर का काम की जिम्मेदारी भी डाली है, आपने उसके ऊपर बच्चों की जिम्मेदारी भी डाली है कंप्लीटली। आपने पूरे घर, जो एक ही जो हम सेंटेंस बोलते हैं ना कि जी बच्चों की तरबियत माँ के ऊपर है, नो, पेरेंट्स के ऊपर है, उसे पैदा करने वाले दो पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, हमेशा ये कहना चाहिए वालिदैन की जिम्मेदारी है। हमने अपनी औरतों को, माओं को ओवरबर्डन किया हुआ है ये सुपर वुमेन और इस तरह के टाइटल्स देके, इसको ख़त्म होना चाहिए, बहुत बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। मैं ऑनेस्टली बिलीव ही नहीं करती इस चीज़ में, और मुझे बड़ा दुख होता है बहुत दफ़ा ये सोच के कि बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो एज सिंगल पेरेंट बच्चों को पाल रही हैं बिकॉज द फादर जस्ट वो अनअवेलेबल हैं। ऑनेस्टली अगर कोई बाप घर है ही नहीं, आ रहा है सिर्फ सोने के लिए और फिर काम पे चला जा रहा है, बच्चों पे उसका फोकस नहीं है, बाहर दोस्तियां हैं, अपने दोस्तों में बैठ के चाय पीना और टाइम गुजारना, लेकिन फैमिली को नहीं देना, आई स्टिल कॉल देम एब्सेंट फादर्स, क्योंकि आप बेसिकली एज अ पेरेंट कुछ कंट्रीब्यूट तो नहीं कर रहे एक्सेप्ट फॉर मनी। और बच्चे पैसा नहीं खाते, पैसा उनकी तरबियत नहीं करता, बच्चों को वक्त चाहिए होता है, टेंशन चाहिए होती है। लेकिन जो आपकी बात है ना, वही बात है ग्रास रूट लेवल पे हमें इस वक्त माइंडसेट को शिफ्ट करना है। ठीक है, हम इस वक्त ब्लेम कर रहे हैं औरत को, जिसे हम कहते हैं ना विक्टिम ब्लेमिंग, जिसके साथ बुरा हो रहा है हम उसी को ब्लेम कर रहे हैं। हमें अब प्लीज ये नैरेटिव शिफ्ट करना चाहिए, जो परपेट्रेटर है, जो बुरा कर रहा है उसको ब्लेम करें, उसको अकाउंटेबल खड़ा करें। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि अगर आपकी किसी से दोस्ती नहीं है, फ्रैंकनेस नहीं है, नो मैन हैज़ द राइट टू मेक अ जोक विद यू। मैं बहुत स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज रखती हूँ इस मामले में, ठीक है। तो द ब्लेम इज़ ऑन द मैन, क्योंकि वो चीज़ भी हरासमेंट में काउंट होगी। किसी को हक नहीं है कि ऐसे बेसाख्ता आके मेरे से मजाक कर दे, चाहे वो किसी भी नेचर का हो। सही बात है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि किसी को हक नहीं है मेरे किरदार पे बात करने का, क्योंकि देखिए किरदार औरत के लिए ना सबसे शनाख्त के बाद सबसे डेलिकेट चीज़ किरदार है। हम सबके लिए है, हम सबके लिए, लेकिन शोएब सच्ची बात बताऊँ औरत के लिए ज़्यादा है, क्योंकि बचपन से उसके अंदर मॉडेस्टी,
कैरेक्टर, इन तम और शेम बहुत ज़्यादा डाली जाती है लड़की के अंदर, तो वो अपना दामन बचा के ही चल रही होती सही है। बात है। और उसके बावजूद जब आप इतना ज़्यादा रिग्रेस्ड माइंडसेट पोर्ट्रे करते हैं ना, प्रोजेक्ट करते हैं किसी के ऊपर, तो फिर हम आजकल देखें ना, हम कितने मेंटल हेल्थ क्राइसिस देख रहे हैं पाकिस्तान में। मेंटल हेल्थ इश्यूज इतने ज़्यादा हैं, ख़वातीन में तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं, क्योंकि वेमेन का जो हिस्टीरिया है या उनका जो मेंटल हेल्थ के इश्यूज हैं, वो अभी तक हम रिसर्च ही कर रहे हैं उसको, उस पैटर्न को अंडरस्टैंड करने में, क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं मेंटल हेल्थ को। और औरत के अंदर तो जो उसका अपना हार्मोन्स का साइकिल है, जो उसका अपना केमिकल साइकिल है, वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि मेंटल हेल्थ जाहिर सी बात है उन तमाम चीज़ों से इफेक्ट हो रही है। और आई एम ग्लैड आपने इसको जिक्र भी किया। नॉर्मली इस पर तो बिल्कुल बात ही नहीं होती है, व्हाट टू टॉक अबाउट, कि उसकी अंडरस्टैंडिंग को बात ही नहीं हो रही होती। वक्त मुख्तसर था, वरना अरीबा के साथ जब हम गुफ्तगू करते हैं, देखें नो मैटर व्हाट टॉपिक यू टॉकिंग टू, माशाल्लाह वाकई वक्त का पता नहीं चला। बहुत अच्छी गुफ्तगू माशाल्लाह। अरीबा थैंक यू वेरी सवाल मच। कर लेना आखिरी वाला, फिर हम ब्रेक की तरफ। कौन सा सवाल? जो आपने कहा कौन सा वाला? वो जो आपने ब्रेक में कहा नहीं, था, कौन सा जिसके बाद वाला? डिस्कशन बहुत आगे चली कौन गई। सा वाला? मैं तो तुम कर लो, देखो खातून नहीं, खातून मैं को मार्जिन दे चाहती हूँ देगी अगर ना। आप कर ले तो अच्छा नहीं, होगा। आप ही करें नहीं, आज। आप पहले आप। सीधी तरह पूछो, तुम पूछे 2026 में शादी तो नहीं हो रही? हो रही है। शुएब पूछ रहा है। नहीं, अब अल्लाह जाने अल्लाह जाने। क्योंकि कोई है नहीं और Okay. कोई ये तमाम आई थिंक ये जब होना होता है हो जाता एकदम है एकदम। हाँ, ये बात हाँ। सच है। एक फिर तो देखें, फिर तो इसमें एक सवाल बन जाता है, ज़िम्नी सवाल बन जाता है ना, आइडियल लाइफ पार्टनर की डेफिनेशन क्या है? आइडियल कुछ नहीं होता, ना मैं आइडियल हूँ, हाँ। ना मैं ये तवक्को कर सकती हूँ कि अगला बंदा आइडियल हो। मेरे अंदर भी खामियां, उनके अंदर भी होंगी, लेकिन हमने अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को अंडरस्टैंड करके हैंड इन हैंड, जैसे यिंग यांग होता है, तो यू हैव टू गो लाइक दैट इन लाइफ। बस एक चीज़ है जो नॉन नेगोशिएबल है, वो है रिस्पेक्ट। आई कैन कॉम्प्रोमाइज ऑन लव, बट आई कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन रिस्पेक्ट। क्या लाइन आई गया, आई कैन कॉम्प्रोमाइज ऑन लव, आई कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन रिस्पेक्ट। इसी जुमले के साथ हम आपसे लेते हैं एक इजाजत। अरे बट थैंक यू वंस अगेन फॉर जॉइनिंग अस, ग्रेट हैविंग यू। आपको हमेशा खुश रखें, इसी तरह से काम करती रहें और इंस्पायर करती रहें। ज़बरदस्त जी। नाज़रीन, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और ये सवाल जो हमने किया, कुछ लोग सारे सवाल करना चाह रहे होते हैं ना, वो व्हाट्सएप भी आ रहा होता है, हमने कहा आपके सामने रख देते हैं, तो जवाब मिल गया एंड पे। आप लेंगे आपसे इजाज़त, दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।